आप सभी का आज की वेबिनार में हार्दिक स्वागत है। आज की इस वेबिनार का विषय भारत का विभाजन, पार्टीशन ऑफ इंडिया, बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही समय के हिसाब से जिस तरह की परिस्थिति हम देख रहे हैं दुनिया भर में बनी है और खासतौर से हमारे पड़ोस में बनी है, तो उसके लिहाज से भी उस विषय का अध्ययन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। भारत के विभाजन के बारे में अक्सर जो युवा पीढ़ी है उसके पास जो जानकारी सेकेंडरी सोर्सेज से, अक्सर किताबों से या कुछ टीवी के जो फुटेज हैं वहां से, कुछ वीडियो, कुछ टेक्स्ट, ऐसा सब कुछ अवेलेबल होता है। और बहुत ज्यादा लोगों के पास उसकी, जिसे हम कह सकते हैं वस्तुनिष्ठ, न तो आकलन हुआ न वस्तुनिष्ठ उसकी जानकारी अधिकतर खासतौर से युवा पीढ़ी के पास, जो पिछले 40-50 वर्षों में जिनका जन्म हुआ, उनके पास उतनी विस्तृत जानकारी है। तो हम इस विषय को गहराई से जानना समझना चाहते थे और उसके लिए दो प्रमुख विद्वानों से हमने निवेदन किया। हम आभारी हैं कि प्रोफेसर जगबीर सिंह जी और प्रोफेसर रघुवेंद्र तंवर जी ने हमारा निवेदन स्वीकार किया और आज की इस वेबिनार के लिए आपका मार्गदर्शन मिलेगा। सबसे पहले हमारे आज के वक्ता प्रोफेसर जगबीर सिंह जी, 50 से अधिक वर्षों से आप पंजाबी साहित्य और पंजाबी संस्कृति पे आपने अध्ययन किया है, अध्यापन किया है। आपने कई पुस्तकें लिखी है और सैकड़ों राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार में आपने शोध पत्रों का वाचन किया है। आपने अनेक पुस्तकों का संपादन किया है और भारतीय ज्ञान परंपरा के बारे में आपका बहुत गहरा अध्ययन है। और एनसीईआरटी ने जो भारतीय ज्ञान परंपरा, इंडियन नॉलेज सिस्टम्स पे जो कक्षा 11वीं और 12वीं के लिए जो पुस्तकें निकाली थी, उसके संपादन का दायित्व भी प्रोफेसर जगबीर सिंह जी ने निभाया। आप लंबे समय से इंडिया पॉलिसी फाउंडेशन से भी आपका जुड़ाव रहा है और आपका समय समय पर हमें मार्गदर्शन मिलता रहता है। प्रोफेसर जगबीर सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रोफेसर रघुवेंद्र तंवर जी, आप इतिहास के प्रोफेसर रहे हैं। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में आपने इतिहास का अध्यापन किया, प्रोफेसर से आप वहां रिटायर हुए। हरियाणा एकेडमी ऑफ हिस्ट्री और कल्चर का आप निदेशक भी रहे हैं। आप कई विषयों पे, खास तौर से जिसे हम आधुनिक इतिहास कहते हैं, उसके अनेक विषयों पर आपने शोध पत्रों का लेखन किया है, शोध पत्रों का वाचन किया है और अनेक आपने पुस्तकें लिखी, और जिसमें एक सबसे महत्वपूर्ण, अभी आपने एक बड़ी विस्तृत पुस्तक का संकलन तैयार किया है भारत के विभाजन के ऊपर और उससे जुड़े हुए चित्रों के ऊपर भी। उसके अलावा आपका आधुनिक स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास पे और आधुनिक भारत के इतिहास पे बहुत गहरा अध्ययन है और आपने बहुत पुस्तकें लिखी हैं, बहुत आपने उस पे भाषण दिए हैं, आपके बहुत सारे वक्तव्य हुए हैं। आपका भी प्रोफेसर रघुवेंद्र तंवर सर, बहुत बहुत आपका आभार। आपका भी इंडिया पॉलिसी फाउंडेशन के साथ जुड़ाव रहा है, आपका हमें मार्गदर्शन मिलता रहता है और मिलता रहेगा। मैं इस कार्यक्रम की शुरुआत में पहले निवेदन करूंगा प्रोफेसर रघुवेंद्र तंवर जी से कि आप इस विषय पर हमारा मार्गदर्शन करें। Thank you, Kuldeep Ratnuji. I'm very happy to be associated with this online discussion on the partition of India. You see, broadly, most of us have heard something or the other about India's partition. Some have seen films, others have read, others have heard different versions. So I will not be touching on things that we are very familiar with, the storylines that have gone down from generation to generation. What I'll be sharing with you are some key fundamentals which are not commonly known with regard to the partition of India. And, it's very important to understand the concept of a mainstream narrative. Let me begin with, I'll first deviate from the issue of partition for a few minutes. Through the ages, the historical discourse, the historical narrative is usually controlled by those who have emerged victorious, in whatever, whether it's a field of battle, whether it's a political struggle. So you have history, mainstream narratives, which are often, I wonder, having taught for 40 years, that they could be dubbed as selective. Let me give you some examples. Now, for example, the
freedom movement in India. Now, the freedom movement in India, in the mainstream narrative, or what do I mean by mainstream narrative? Mainstream narrative is what we teach in our schools, in our colleges, on which we test our civil servants, we test our entrance examinations. The story that is you are expected to answer. So the mainstream narrative of India's freedom struggle would invariably mean the story of one particular perception. Now, you see, the common student or the common person does not really understand the nuances involved. The struggle for India's freedom was not monochromatic. There were so many streams which have gone unknown, unnoticed. You talk of revolutionaries, most would just come up with a few names. Obviously, Shahid-e-Azam Bhagat Singh and a few others, but thousands others were involved in all this. Likewise, the mainstream narrative talks of, the Gandhian movements, the peace movements. No one really draws much attention to what happened in 1942. The point I'm trying to make is that the monochromatic narrative, whether it is of the freedom movement, whether it is ABC, whatever, is often just one side of the story. And that is one example. Now, when you talk of the partition of India is a classical example where the story that has come down as a narrative is only partly explained. It is a story that has hidden more than that when I say the story, I'm talking of the mainstream story. Of course, extensive writings have been done. So the mainstream narrative in this sense has hidden so much from us, and what we call as distortions in history, or we call misrepresentation of history. Why that has happened, of course, is another issue. I'm not going to touch on that. Now, for example, when we take the partition issue, basically the falseness of the narrative for 75 years now, we are touching 75 years, is that the differences among major communities were irreconcilable, and that partition was unavoidable because the differences were irreconcilable. The other point is that the partition crisis, जो partition 47 में हुआ, ये एक historical narrative का evolution है. Evolution of the historical process, यानी ये तो सदियों से हो रहा था और ये तो bubble बन गया और ये 1947 में इसका विस्फोट हुआ. ये भी एक false narrative है. तीसरा false narrative partition पर, that it enjoyed mass support, कि इसमें तो जनता चाहती थी विभाजन हो, mass support हो. See, I have been working on this issue for almost 30 years now. I have traveled the world, traveled everywhere. मुझे तो ये mass support कहीं नजर आई नहीं. I have not been able to find so this is the third myth, that partition would solve the communal problem. सांप्रदायिक समस्या का ये हल करेगी, ये भी एक बहुत बड़ा समस्या थी. इसलिए विभाजन जरूरी है, तो इसलिए क्योंकि वो सांप्रदायिक समस्या, उसका समाधान हमें चाहिए. पांचवी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है मैं इस विषय में, is that partition in the mainstream narrative has been treated as an extra baggage. मेन कहानी तो फ्रीडम की थी, पार्टीशन तो एक बैगेज है. जैसे आप सर पे भारी सामान उठा लिया, बगल में छोटा सा सामान लेकर आपका पार्टीशन का बैगेज बन गया. Partition has been represented as an extra baggage. Now, these are false streams that have gone around. You see, when you talk of partition, I will come to the figures. As I said, हम लोग सब जानते हैं partition में मार काट हुई, लाखों लोग मरे, ये हुआ, वो सब कहानी आप उस पर जान. See, partition का जो अहम विषय है, what is really critical, partition destroyed a way of life. इसने सदियों से जो पंजाब के 29 जिले हैं प्री पार्टीशन में, एक गांव भी शायद समस्त पंजाब में नहीं होगा जिसके अंदर सभी कम्युनिटीज का कुछ ना कुछ हिस्सा नहीं है. We could say कि this is a Sikh village, but it is improbable that the village will not have some Muslims. So the point I'm trying to make is this cultural social evolution of Punjab society that existed for centuries was challenged, was supposedly challenged. Coexistence was a way of life. See, I'm focusing on the Punjab. We are talking about the partition of India, but my emphasis is on the Punjab. I'll come back to the broader picture a few minutes later. You see, partition के इस narrative में जो एक बहुत important बात है
कि वायलेंस का जो नेचर है, जिस प्रकार से ये झगड़े हुए, ये स्पॉन्टेनियस हुआ है। झगड़े पहले भी थे, स्ट्रेस और टेंशन्स पहले भी थी। आफ्टर ऑल 2 मेजर कम्युनिटीज हैं, भाषा अलग है, खान पीन अलग है, धर्म अलग है, फेस्टिवल्स अलग है, तो स्ट्रेस तो होगा। पर इतना स्ट्रेस कभी नहीं हुआ कि हम ये कहें कि आप यहां नहीं रह सकते, आपको जाना पड़ेगा। ये कभी नहीं हुआ था पंजाब के इतिहास में। जितने स्कॉलर्स हैं सब ने, नो वन सेज दैट दिस वाज द फर्स्ट टाइम जब एक मेजर कम्युनिटी ने कहा माइनर यहां नहीं रह सकती और इसलिए आपको एक्सचेंज ऑफ पॉपुलेशन करना पड़ेगा। तो पार्टीशन के ये कुछ बेसिक पहलू हैं जो हमें समझना बड़ा जरूरी है कि इट वाज नॉट जस्ट पार्टीशन ऑफ 2 कंट्रीज, इट वाज अ पार्टीशन ऑफ वे ऑफ लाइफ, इट वाज पार्टीशन ऑफ सोसाइटी, it was partition of an evolutionary process that had existed for thousands or hundreds of years, if not thousands. Now, the figures, I'll briefly give you some figures. It is estimated that about 6 million non-Muslims moved in to what became India, and around 6.5 million Muslims moved out into what became West Pakistan, today's Pakistan. An estimated 4 million people moved out from what is today's Bangladesh and then East Bengal into what is today's Bengal. About 1 million Muslims moved out from today's West Bengal into today's Bangladesh and then East Bengal. You see, the figures of the killings have different dimensions. I would safely, having spent a lifetime in this study, Professor Kripal Singh, the late historian who spent a lifetime in it, see, generally we could go by safely, we could assume that around 500,000 to 600,000 people did. Some people are talking of 20 lakh, that's complete ridiculousness. But say safely, you see, I'm talking of 5-6 lakhs as if it is, it's nothing, it's a very small thing. So when we talk around 500,000 people, 600,000, this is a generally assumed figure, which has usually been accepted. There are no records, of course. If you go into the archives and search, you'll find a figure of 30 or 40,000. So anyway, the estimated loss of property, I've gone by a very outstanding study conducted in the 1950s by a professor of economics at Mumbai University, then Bombay University, Professor Vakil. He suggests in today's terms that value would be around 2.5 lakh crores, you see, in monetary terms. But the most dramatic figure about partition would be that relates to the women. We don't really have any figures of the number of women that were abducted, the number of women that were violated, the number of women that lost, we have no record of that. But even most sources would agree to a figure of around 100,000 women being abducted or violated. This is a broad kind of the understanding. The other narrative that we need to understand deeply and which has been greatly understated, जो बहुत कम रूप में बताया गया, जिस पर चर्चा हुई है, वो नेचर ऑफ वायलेंस। सी, सिविल वॉर में 2 कम्युनिटीज के बीच में विश्व इतिहास में इसका कोई तुलना नहीं है। देयर इज नो प्रेसिडेंट। वी कैन से दैट हिटलर्स जर्मनी वाज मच मोर वायलेंट, माओ's चाइना वाज मच मोर वायलेंट, स्टालिन्स रशिया वाज मच मोर वायलेंट, बट दैट वाज द आर्म्ड पीपल, जिनके पास असला है, जिनके पास गवर्नमेंट है, जिनके पास ताकत है, वो अत्याचार कर रहे हैं। दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। आई मीन, you could count millions of people in the Soviet Union at that time or in Mao's China, but in civil war 2 लोग आपस में लड़ रहे हो, इस तरह का वायलेंस विश्व इतिहास में कभी नहीं देखा गया। मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूं। You see, the kind of violence that occurred in Lahore, they had to open a hospital in which treated women whose breasts had been amputated. जिन महिलाओं के ब्रेस्ट को एम्पुटेशन किया था, उसके लिए लाहौर में हॉस्पिटल बनाना पड़ा। Countless other stories, so many films have been made on this, so many stories, but actually when you go to a record and that shows this is what happened, this is the kind of women that were admitted here, you will not be able to reconcile to that fact. कई दिन तक आपकी नींद खराब हो जाएगी उससे। So this is something that you need to understand. When the Honorable Prime Minister referred to the horror of partition, and some people said, oh, this is being dramatized. You have to understand the horrors of partition. You have to read about them to understand the seriousness of this issue. The other day, in a leading paper, the Tribune is a leading newspaper in North India, a columnist, J.F. Ribeiro, DGP of Punjab many years ago, from the Maharashtra cadre, wrote an article
saying that it is incorrect to remember the horrors of partition. I was shocked. I said, obviously, Mr. Ribeiro was born in Goa. He had served in Maharashtra. He came to Punjab for a few years, 2 or 3 years. He would not be understanding the dimensions, the nuances of partition. You see, ये चीज मेरे साथ भी हुई एक बार. 2008 में I was in Southampton. और वहाँ यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन ने 60 years of India's independence एक conference organized की. I was asked to address the conference. When I finished addressing, an Indian scholar based in Cambridge, a lady scholar, good friend, she got up and questioned me कि why is it that historians जो भी भारत से आते हैं, इस देश से जाते हैं, और particularly हरियाणा, पंजाब, दिल्ली से आते हैं, वो partition के horror पर क्यों attention draw करते? For a minute, I was a bit taken aback. I couldn't find an answer to the query, you know. But then I realized this is part of a broader narrative. Partition is not to be discussed. The horrors are not to be discussed because it is an understatement. As I said, it is an extra baggage. Let's forget about it. So this narrative of understating the partition of India is nothing new. And this is not something that I have often take too seriously. You see, जो unpleasantness hai. I'm raising a very fundamental question to this distinguished panelists. We got very senior people sitting. Professor Karuna Channa, a distinguished scholar from JNU, is here with us. So is Professor Jagbir Singh. You see, I'm raising a very fundamental question. Do unpleasant incidents in our history cease to be history? क्या हमें उन्हें भुला देना चाहिए क्योंकि वो अनप्लेजेंट घटना है? वो सुंदर चित्र को खराब कर देते हैं. जो चित्र हमारा फ्रीडम मूवमेंट का बहुत सुंदर पेंट किया गया, उसमें वो काले धब्बे लग जाते हैं, इसलिए हमें उसको चर्चा नहीं करनी चाहिए. This is a very fundamental question that we need to raise here. We need to be answering this. Unpleasant incidents, you forget about the families, the hundreds of thousands of families that have suffered the trauma of partition. I'm raising at a national level. History cannot be forgotten. Nations do not forget their history, whether it is good history or it is unpleasant history. Therefore, the horrors of partition cannot be forgotten and should not be forgotten. You see, आज के ज़माने में, if you notice, 10-20 लोग कहीं भी कोई हत्या हो जाती है, communal clash होता है, days together you will have headlines, inquiries बैठाइए, वो करिए. Tell me one person who has studied on this, has anyone ever fixed responsibility? Have we questioned why this happened? These things don't happen suddenly. Something must have gone wrong somewhere. When we talk of 500,000 people dying or 600,000 people dying and this loss of property, तो ये चीजें अचानक एकाएक नहीं होती. कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई है. हमने कभी क्वेश्चन किया इस बात को? हमने क्वेश्चन शायद इसलिए नहीं किया क्योंकि इसको रैप कर दिया गया फ्रीडम मूवमेंट के बड़े नैरेटिव. See, I am no less patriotic than anyone else. But 75 years के बाद हमें ये प्रश्न पूछने का शायद अधिकार आज है कि as you see, history, we have this remarkable feeling, this remarkable process of thought. जितना दूर हम समय में जाते हैं, उतना ही हमारा फोकस तेज होता है. History is always viewed from a distance. 75 years is a reasonably good distance. And now we will have to raise unpleasant questions, which we have begun to raise. And they have to be answered. Because when you talk of not answering or not raising a question, you are tending to absolve. The mainstream narrative, so-called, has done this, has understated the horrors of partition, has understated the story of partition, only कि ऐसा ना हो कि कहीं ये प्रश्न उठ जाए, क्यों हुआ, कैसे हुआ. No, so ये मुझे ये लगता है कि इस मेन स्ट्रीम नैरेटिव का पार्ट जो है, ये हमें इसको हमें ध्यान से देखना पड़ेगा. Now, when we talk of, I'll briefly touch upon how this emerged. ये anarchy क्यों हुई, मूल गलतियां किस मोड़ पर हुई, कैसे हुई. I'm not holding anyone responsible. That I'm not sitting in judgment, nor is a teacher of history expected to do this. See, the two-nation theory, I have just said that it was an evolutionary process. That is what has been told to us. I suggest that it was a colonial mindset. If you look at the 1940s, the decade of the 1940s, it is a byproduct of that world view of the colonial powers. India is too big to be allowed to remain so. The geostrategic location of India was such that it could not be allowed to exist in such a big manner. It is very important to understand that the whole concept of this two-nation theory was elitist in nature. ये कोई सामान्य वर्ग की सोच नहीं थी. ये तो एक मुट्ठी भर ऊपर अक्सर होता है ऐसे.
A few people will decide on this, but they will pass on that impression that this is from the masses. Please be assured that the partition two-nation theory was not a theory that enjoyed mass support. I have no doubt in this. It was an elitist, it was a leadership decision. The common man had no interest in the two-nation theory. As I've just explained, I could go on speaking for a long time on that. You see, there was no mass support. Historical coexistence was a fact. So the two-nation theory is not challenged just today, it was challenged even then. I could reel off a list of non-important people. I've cited them on my forthcoming book, who have challenged this theory, who have refuted it from its root. So there was no question of, you see, very interestingly, let me come, this is again something I'm raising for the first time. I came across a writing of Jayaprakash Narayan. He has questioned the credibility of the Constituent Assembly or the interim parliament on a decision such as this. He says they did not have the nation's support. Even if we say that some of them were elected by some election at some time, please remember, India में 15% से ज़्यादा तो कभी वोट देने का अधिकार ही नहीं था किसी को. और वो 15% कौन लोग थे? वो ज़्यादातर इनकम टैक्स पेज थे, सीनियर गवर्नमेंट ऑफिसर्स थे, बिग लैंड होल्डर्स थे. तो अगर मान लीजिए अभी भी इन असेंबली जिन्होंने स्वीकृति दी इस पार्टीशन की, अगर कुछ लोग इलेक्टेड भी कहते थे अपने आप को, तो वो 15% के नुमाइंदे थे, वो देश के नुमाइंदे नहीं थे. This is a very fundamental. This is Jayaprakash Narayan, none other than the great JP, who has raised this in one of his writings. All India Congress Committee that approved partition on the 14th of June 1947. Do you know the debate? It lasted the whole day. Gandhi ji had to walk out. वो स्पीकर लगे थे, बहस बाहर चल रही थी, तू मैं हुई. गांधी जी को तो बहुत मुश्किल से बनाया. इन एनी केस एआईसीसी का भी यूनानिमस रेजोल्यूशन नहीं था. बाकी अब फिगर्स देखें तो लगेगा आपको कि बहुत सहमति थी, परंतु जो बहस के अनुमान है, एक हिस्टोरियन विल लुक एट द डिस्कशन, नॉट एट द फिगर्स. जो फीलिंग्स वहां व्यक्त की गई है एआईसीसी की मीटिंग में 14 जून को, जिसने स्वीकृति दी पार्टीशन को, पढ़ने वाली है. Not a speaker, not even 10% of the speakers were with the leaders on this. All of them were in opposition. Take the names. Even the socialists, Lohia, Jayaprakash, Acharya Kriplani, Rajendra Prasad, Tandon. I mean, you could go on. There was intense opposition to this. So you have to also remember that partition did not enjoy unanimity. It was opposed, and a lot of opposition was there very clearly. Another very fundamental question that I have raised in my book, and I feel very comfortable in raising in this distinguished gathering here. Did Britain have the right to sit on judgment? हमने अंग्रेजों को यह अधिकार क्यों दिया कि आप भारत के भविष्य को तय करिए? फ्रीडम मूवमेंट का नैरेटिव क्या है? फ्रीडम मूवमेंट का नैरेटिव एंटी क्राउन है, एंटी अंग्रेज है. अंग्रेजों को हमने, सारी फ्रीडम मूवमेंट की कहानी को हमने किस बात पर बनाया कि अंग्रेज हमारे दुश्मन है, अंग्रेजों को हमने निकालना ही. आम आदमी ने तो जब गांधी जी को जनमत प्राप्त हुआ तो वो जनमत का आधार क्या था? वो जनमत का आधार मास सपोर्ट. गांधी भी कॉल गांधी का मास मूवमेंट लीडर. हु वाज द मासेस को हमने जो आइडिया बेचा वो यही था कि वी हैव टू एक्सपेल द ब्रिटिश बिकॉज दे हैव डन ग्रेट हार्म टू इंडिया. नो डाउट. अगर आप 45 के बाद का अंग्रेजों का यहां रहना देखें, वो स्टोरी उल्टी हो जाती है. माउंटबैटन ने कैम्ब्रिज में फर्स्ट जवाहरलाल नेहरू लेक्चर दिया. आई एम फॉरगेटिंग द ईयर, आई थिंक इट वाज 66 और 65. उनमें वो जिक्र करते हैं कि उन्होंने अपने छोटे से इस दौरान में जो भारत में रहे लॉर्ड माउंटबैटन 200 फेयरवेल लंचेस और डिनर्स अटेंड करे हैं. Lord Mountbatten attended 200 farewell lunches and dinners in his small state. You can imagine the kind of environment that was going on here. जाते जाते तो we felt obliged. C. Rajagopalacharya farewell lecture में कहते हैं, you left us with a kiss, you left not with a bang. अपने फेयरवेल डिनर में जो राष्ट्रपति भवन में जो डिनर हुआ, जवाहरलाल जी कहते हैं कि thousands will be unhappy because you are going. See, this is the kind of environment that is prevailing. November 1947 में क्वीन एलिजाबेथ, महारानी एलिजाबेथ का जो विवाह हुआ इंग्लैंड में, माउंटबैटन वहां चले गए, राजगोपालाचार्य एक्टिंग गवर्नर है, राष्ट्रपति भवन में भोज होता है, तिरंगे के साथ यूनियन जैक फैला रहता है. उसकी रिपोर्ट पढ़िए आप डिनर की.
उसमें कहते हैं इतना वाइन और विस्की वहां बह गई, इतना जश्न वहां। नवंबर 47, पंजाब में तो अभी खून सूखा भी नहीं है। यू सी, दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। मुल्तान और रावलपिंडी के जब मारकाट हुई मार्च 47 में, 21 मार्च 1947 को दिल्ली में इंटर एशिया रिलेशन कॉन्फ्रेंस होती है। यानी 100 किलोमीटर दूर होटल में 37 गांव जलते हैं उस दिन। See this paradox. What is happening in Delhi? What is happening in? You see, Multan and Rawalpindi Fort Tribune का हेडलाइन है 21 मार्च 1947 का। पंजाब के दंगों में, मार्च के दंगों में 4000 लोग मरे। और नीचे क्या खबर है? इंटर एशिया रिलेशन कॉन्फ्रेंस। द पॉइंट, I'm not casting any aspersions. I'm not trying to be unfair. I'm only trying to create the context of understanding the anarchy, why things happen in such. So I questioned the basic thing. 1945 में इंग्लैंड में 3000 मिलियन पाउंड्स का कर्ज है इंग्लैंड पर। उनके स्टोर खाली हैं, सड़कों में दंगे हो रहे हैं। क्या उनके लिए संभव था कि भारत जैसे विशाल देश को वो संभाले रखेंगे? संभव ही नहीं था। 6 महीने, 7 महीने, साल 2 साल उनको भागना पड़ता है यहां से। अंग्रेज अधिकारी पेंड्रल मून, ही राइट्स दैट इंडिया वुड हैव ब्लोन अप इन देयर फेस। अनेक लोग जो वहां काम करते हैं, जो ओपिनियन मेकर्स हैं, आई एम स्टीफेंस स्टेट्समैन के एडिटर हैं, ही सेज कि इंडिया इज रेडी टू ब्लो अप। सो दे वर ऑलरेडी रनिंग अवे, but we felt obliged. I never been able. This question has occurred to me of late. It did not occur to me 20 years ago when I did my first book on partition. How did we land up giving the British the right to sit on our judgment? उनको क्या अधिकार था कि एक आदमी को भेजें, एक दिन ये कल लेगा, वो ये पंजाब बन गया, ये हम बन गए, ईस्ट बंगाल बन गया। एक आदमी ने जाके, जिसने भारत की शक्ल नहीं देखी थी, वो आकर यहाँ हमारा विभाजन कर गया। एंड इट ऑल, जो सर रैडक्लिफ को जो कहा गया था कि आपने विभाजन करना, उनको कहा गया था हमने जून 48 में जाना है। जून 48 से प्रीपोन कर जहां 1 साल मिलना था विभाजन करने के लिए, वहां 1 महीना मिला। तो विडंबना इससे बड़ी और क्या होगी? See, so this part, whenever I speak on partition, this is the basic question that gets raised everywhere. Why the anarchy? Violence क्यों हुआ? You see, ये समझना बहुत जरूरी है कि इसके दो पहलू हैं। एक ग्राउंड रियलिटी, ग्राउंड पर जो हो रहा है, और एक जो पॉलिसी में फ्लॉ है। मैं पहले पॉलिसी के फ्लॉ की 2 मिनट आपसे बात करता हूं। See, it was decided that the Sikhs, सिखों की एक विशेषता है कि डायनेमिज्म की वजह से पंजाब के किसी भी 29 जिलों में वो बहुमत में नहीं थे, क्योंकि जहां अपॉर्चुनिटी मिलती थी वहां चले जाते थे। सिख इंटेग्रल पार्ट है पंजाब के विभाजन का। सिखों से कहा गया था, आश्वासन दिया गया था कि ये पार्टीशन का जो एक्सचेंज ऑफ पॉपुलेशन होगा वो प्रॉपर्टी के साथ होगा। सिख लीडरशिप को मई के मध्य में ये पता चला कि ये तो नहीं हो रहा है, पॉपुलेशन एक्सचेंज ही शायद होगा, प्रॉपर्टी नहीं होगा। जवाहरलाल जी उस दिन मसूरी में है 29 मई 1947 को। वो 30 मई 1947 रश करते हैं बाय रोड। उस जमाने की सड़कों पर मसूरी से अमृतसर पहुंचना 1 दिन में, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना प्राइम मिनिस्टर घबरा गए होंगे, प्रधानमंत्री जी, बनने वाले भावी प्रधानमंत्री घबरा गए होंगे। तो ही रशेस फ्रॉम मसूरी, मीट्स द अकाली लीडरशिप इन अमृतसर। किसी के पास कोई ज्ञान नहीं है, हमें सिर्फ न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स का पता चला कि रात को 11 बजे मीटिंग हुई है अमृतसर में। अगले दिन अकाली लीडरशिप मान जाती है, चलिए ठीक है। ऑन द एग्रीमेंट की जवाहरलाल गिव्स देम एन एश्योरेंस, वी विल एक्सचेंज योर प्रॉपर्टी विद पॉपुलेशन। 4 जून 1947 को ऐतिहासिक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है दिल्ली में। वी आर ऑल ओवर ट्रांसफर ऑफ पावर जिस दिन अनाउंस होता है, सरदार पटेल इज कंडक्टिंग द प्रेस कॉन्फ्रेंस। एक प्रश्न उठता है उस कॉन्फ्रेंस में कि क्या पॉपुलेशन एक्सचेंज होगा? माउंटबेटन कहते हैं कि नहीं, पॉपुलेशन एक्सचेंज की कोई अपेक्षा नहीं है, कोई एक्सपेक्ट नहीं है, कोई 2-4 हजार लोग इधर उधर से हो जाए। सी, आई एम पुटिंग इट इन वेरी लाइट वर्ड्स, कैजुअल वर्ड्स, बट व्हेन यू रीड द रिपोर्ट, irony emerges. You get shocked by the reaction of the viceroy. No, a few thousand people will change sides. No major exchange of population is planned. Will you believe the first conference to organize exchange of population is held only on the 7th of September. By then, Punjab and Bengal have lost hundreds of thousands of people.
30th September जो वायलेंस पीक पर है पंजाब में, आई विल गिव यू अ स्मॉल एनेक्डोटल इंसिडेंट. Prime Minister Nehru and Liaquat Ali, the Prime Minister of Pakistan, go on a peace mission. दुर्गा दास जो बाद में हिंदुस्तान टाइम्स के एडिटर बने, वो यंग रिपोर्टर हैं उस जमाने में और वो इस टीम को अकम्पनी कर रहे हैं. उनकी रिपोर्ट है हिंदुस्तान टाइम्स में, वो रिपोर्ट पढ़िए. वो लिखते हैं कि बहुत बड़ा सिखों का काफिला एक आ रहा था मोंटगोमरी की तरफ से, और वो काफिला गुजरता रहा और उस काफिले के अंदर इतना गुस्सा था कि यू कैन इमेजिन कि 2 प्राइम मिनिस्टर जा रहे हो, कितना उनके साथ एस्कॉर्ट होगा, काफिला कितना तामझाम वहां होगा, जो जमाने के लोगों आजकल भी होता है, हर जगह होता है. तो किसी ने मुड़कर नहीं देखा उनकी तरफ कि 2 प्रधानमंत्री खड़े हो और वो सिख दूर से 100-150 मीटर पर धूल उड़ी हुई है और वो लोग चलते जा रहे हैं. नेहरू जी ने अपनी कंसर्न शो करने के लिए सड़क को क्रॉस किया, उस कच्ची मट्टी सड़क को क्रॉस कर और इत्तेफाक से एक सिख महिला, बुजुर्ग महिला से उनकी बात होगी. ये दुर्गा दास का इन्वर्टेड कॉमास में, आई एम पुटिंग इट इन सिंपलर टर्म्स, बट दिस इज प्रिसाइजली व्हाट ही हैज सेड. ही सेज कि आप कहां से आ रही हैं? द सिख लेडी डिड नॉट आंसर. शी सेड इन ठेठ पंजाबी, इफ यू कैन अंडरस्टैंड पंजाबी, मोस्ट ऑफ यू शुड बी एबल टू, जे तू करना ही सी ते दस्या क्यों नहीं? एड्रेसिंग द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जे तू करना सी तो दस्या क्यों नहीं? This is the gist of partition. Coming from a layman, a rustic peasant woman who has no idea who Nehru is or who has no idea what is happening, ये तो करना सी दस है. You see, Gandhi ji was very fond of his, major issues of Gandhi ji were raised in his press conference, in his evening prayer meetings. He repeatedly says that the rich have fled and the poor have been left behind. गरीब लोग पीछे रह गए. सामान्य लोग 90% तो गरीब ही है, 95% ही गरीब होते हैं, 5% ही होते हैं हमारे और आप जैसे रिसोर्सफुल लोग, वेल इन्फॉर्म्ड हैं, टाइम से पहुंच जाएंगे, टाइम से खरीद लेंगे. Exchange of property in Punjab starts as early as 1946. I have seen advertised, the columns of advertisements seeking properties, Muslim property, Sikh property, Hindu property, so and so. So, if you look at the reports of June, July, August 47, you will see that all senior leaders are appealing to the masses. You see, आम आदमी के पास तो फार पहुंचता नहीं है. बात जब पहुंचती है वो छन छन के पहुंचती है. 10 पैसे में से 1 पैसा बात पहुंचेगी. पर मूल बात ये थी, घबराओ मत, ये टेम्पररी अरेंजमेंट है और कुछ नहीं होने वाला, आप वहीं बैठे रहिए. आप You see, this question has to be answered. कि लास्ट मिनट पर लोग क्यों उठे, लास्ट मिनट पर क्यों भागे? बिकॉज उनको यह आश्वासन दिया गया था कि यहां कुछ नहीं होगा, ये टेम्पररी है और ये तो सब समाधान हो जाएगा. So this answer, I would agree with this basic understanding that the masses faced the brunt of partitions, violence, the trauma, because they had no idea that it was coming. I belong to a family. I took into partition because I married into a family that faced. I'm a region. I was born in a village in Kurukshetra. Traditionally, for 1,000 years, I have lived here. But I married a family into a family which had faced the trauma. So when I heard the story that we had no idea, they had gone to Manali to celebrate their summer vacation in May 47. By the time they thought they will go back to Khanewal. By the time partition took place, they came back with a handful of clothes. That is how they started their real life. Thousands and thousands of families have gone through this trauma because partition was not projected as a permanent solution. They said, you stay there, don't worry, we will take care. Communal harmony, look at the headlines, big headlines of the time. Big leaders appealing for communal harmony. But the big leaders have already changed sides. Zameen exchange ho chuki hai, properties exchange ho chuki hai. So this part you need to understand. So Mountbatten's role in this, every British officer, if you look at the time, they are shocked by the fact, ground officers I'm talking, I've seen a lot of Deputy Commissioner reports, SP reports at the Center for South Asian Studies in Cambridge. Your personal diaries hain. See, they are amazed how this country has accepted dominion status on the cost of disunity. Division ke basis par azadi lena. So many officers write, in their personal confidence. See, in Britain, they have this trend. Officers who worked in India, they had this tendency of giving their papers to, select libraries. So you find them in Southampton, you find them in Cambridge, some you find in the Central Library in Britain, in London. So these diaries are there.
And they're so fascinating, whether it is Pendrell Moon, whether it is Rich, whether, so many officers who worked in the field, whether it is Brennan, and so on. So, now the second issue of anarchy is the preponement. Much has been written on this. So many theories have been come out, so many scholars, fine pieces of scholarship have been done on this, In Simla, in May 1947, this is early May 1947, Krishna Menon has a meeting with, I've given photographs of this meeting in my forthcoming book. Krishna Menon meets Lord Mountbatten, and the discussion is taking place. And, Mountbatten is very keen that India should retain its Commonwealth connection with the Crown. And this is Mountbatten's personal minutes. This is not me saying it. I'm not quoting from a secondary source. Mountbatten की जो personal recording है, minutes हैं, handwritten notes हैं उनके, Southampton में available हैं. He says कि today Krishna Menon said that we could consider joining the Commonwealth if dominion status was preponed. अगर आजादी जो है 48 में आने के बजाय वो 47 में दे दी जाए तो भारत में जो है हम शायद सोच सकते हैं कांग्रेस लीडरशिप कॉमनवेल्थ. माउंटबैटन लिखते हैं कि ये आइडिया तो इतना जबरदस्त है कि ये तो ऐसे लगता है कि मेरे अपने स्टाफ ने आइडिया दिया है, मेरी अपनी टीम ने आइडिया दिया है. And the historic meeting of Prime Minister Nehru takes place, and the whole process is preponed. Mountbatten flies off to London, brings back his. So officers are stunned. जो काम एक साल बाद होना था, Jenkins is governor of Punjab. Jenkins is a master. He is one great man who has foreseen everything. अगर आप उनके टेलीग्राम्स पढ़ें, वो ही कहते हैं कि how is it possible? एक महीने, 2 महीने, 3 महीने में you are asking us to divide Punjab. It is not possible. So the violence. So you need to understand that the whole. I am Stephens, statesman, जो कि कोई ज्यादा प्रो कांग्रेस या प्रो इंडियन पेपर नहीं था. I am Stephens को पढ़िए. He says it was total disaster. The moment you decided to prepone, जो काम साल में होना था वो एक दिन में कैसे कर सकते हैं आप? Planning होनी थी, division होनी थी. So this you need to understand that part. That this hurried decision of why things went so dramatic. I'll give you an example. The third aspect. See, I'm trying to explain the anarchy. Violence does not happen like this. Violence happens only if something has gone seriously wrong. W.H.A. Rich is SSP Lahore. अब सारे पंजाब में joint समस्त पंजाब में SSP लाहौर से ज्यादा इंपॉर्टेंट पोजीशन 47 में नहीं है. लाहौर SSP लाहौर को रिच के पर्सनल डायरीज मैंने देखी कैम्ब्रिज में. उसमें वो लिखते हैं कि मेरी छुट्टी सैंक्शन हो गई थी और मई के अंदर मेरा पैसेज बुक हो गया था. मैं सामान मेरा कराची से जा रहा था पर मैंने इस शिप को बोर्ड करना था मुंबई से. मेंटली वो अकेले रह रहे हैं. मेंटली ही इज इन अ हॉलिडे मूड, गोइंग बैक टू हिज होम. देन ही गेट्स अ टेलीग्राम that you are going to guide Punjab Lahore during the partition days. So can you imagine the SSP Lahore receives a telegram a few days before he was to depart? This happens with so many other deputy commissioners and SPs. I was going through the figure of the civil ICS officers. How many had agreed to this? You see, you will be surprised to know that 55% officers of the Indian civil service had not made a choice. Civil service officers से लेकर नीचे तक हर ऑफिसर, चाहे वो तहसीलदार है, चाहे वो SHO है, वो मूव पर है. The entire Punjab government is on the move. You will be shocked to know that the governor of Punjab could not convey an order from Simla to Jalandhar. ऑल इंडिया रेडियो का चैनल यूज किया उन्होंने. डिप्टी कमिश्नर्स को कहा कि अपना रेडियो ऑन करके रखा करो, जो आदेश ऊपर से आना है. Communications did not exist. All right. Now, how is the government functioning? I'll draw your attention, some of you who are interested. 3rd November 1947 की पंजाब लेजिस्लेटिव असेंबली की मीटिंग में जाइए आप. वहां असेंबली मीट कर रही है इस पंजाब के अंदर. गोपीचंद भार्गव की स्टेटमेंट पढ़िए, शानो देवी की स्टेटमेंट पढ़िए. कहते हैं कि पंजाब के अंदर तो जो ये गदर हो रहा है, जो ये मारकाट हो रही है, इसमें बहुत बड़े लेवल पर पॉलिटिशियंस, हिंदू ऑफिसर्स हिंदुओं को मार रहे हैं, सिख ऑफिसर सिखों को मार रहे हैं. किसके लिए मार रहे हैं? फॉर प्रॉपर्टीज. सी, the occupation of properties, forced properties. This is not Raghvendra Tanwar telling you a story. I'm only narrating what the Premier of Punjab has said on the floor of the assembly on 3rd November 1947. He says
that there is so much of corruption in the Punjab, it is impossible to check it. It is a free for all. I can give you countless examples of this, of how things went wrong, what was happening. So the anarchy did not happen suddenly, it did not fall like a parachute. You must also understand that the divide was so impulsive. You see, यहाँ मारकाट का जो मूल कैरेक्टर है वो दूसरे को नीचे दिखाना था, you know, destroying the authority of the male figure. It was chauvinistic. जब किसी महिला को किसी परिवार से उठा के ले जाते थे, महिला को तो उठाते ही थे, पर साथ साथ इरादा ये था कि उस परिवार के मुखिया को बेइज्जती करनी है. You have countless stories on these lines. You know, there are examples of trains, massacres of trains. One of the major causes of violence in the Punjab was the trains. हमारे पास अनेक ऐसी रिपोर्ट्स हैं जिसमें ट्रेन्स 2-2 दिन तक दिल्ली के स्टेशन पर रुकी रही या लाहौर रुकी रही, क्योंकि ड्राइवर जो था, अगर मुसलमानों की ट्रेन बाहर जा रही है दिल्ली से तो मुसलमान ड्राइवर चाहिए था, मुसलमान ड्राइवर उपलब्ध नहीं था. तो एक रिकॉर्ड कहता है कि हिंदू ड्राइवर कहां से लाएं. इसी तरह ट्रेन जो हिंदुओं को लेकर आ रही है वेस्ट पाकिस्तान से, पंजाब से, तो वहां हिंदू ड्राइवर या सिख ड्राइवर चाहिए तो वो उपलब्ध नहीं था, क्योंकि रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि इंजन ड्राइवर्स कई जगह ब्रिटिश ऑफिसर्स स्टंट है, एसपीज कहते हैं कि हमें नहीं पता था कि ट्रेन आ रही है, पर वहां के आसपास के गांव वालों को पता लग जाता कि ट्रेन आ रही है. तो ये कैसी खबर पहुंच रही थी. तो द होल सिस्टम वाज करप्टेड. All the police network, in the entire Tehsil network, Patwari was the most important man in 47 Punjab. He was the one who was allotting properties. So, you know, एक और notion जो है इस violence का, ये भी मैं थोड़ा दूर करना चाहता हूं इसमें, कि British officers ने काम, ये बिल्कुल गलत है. I have seen the reports of several deputy commissioners, British officers, जिन्होंने अपनी जान पर खेलकर अपना काम, they were earnest people. You see, they have gone, it's a closed story. But to deny them the right that they did work, the British always took their work seriously. You know, we have several examples. In Multan, the SSP was injured. A fine British officer जो train को escort कर रहा था, he was killed near Amritsar. It's very historic. The way he saved that train, बचा दी train उसने नीचे उतर कर. So countless examples. So the violence and the anarchy was partly sponsored, partly spontaneous, but it was a complete failure of the state administrative system, whether it is communication, whether it is information gathering, and of course the will. You know, the will was missing. जब आपको पता है कि आपकी नौकरी यहां नहीं, आपने जाना, everyone was moving somewhere, orders were being disobeyed, blatant disobedience है, blatant violation of hierarchy है. The problem must not be seen, you see, at the district level. As I said repeatedly, I'm drawing attention to this. It is something that is being handled at the higher level. I'll give you a classic example. Pakistan is to be created as an independent state, and in Karachi, a big function is to be organized. 5 अगस्त 47 और 2 अगस्त 47 को एक इमरजेंसी काउंसिल मीटिंग, यू सी वाइसरॉय की एक ईसीएम बोलते थे हम उसको, इमरजेंसी काउंसिल मीटिंग वाइसरॉय चेयर करते हैं, और उसमें आने कई वाइसरॉय ईसीएम्स में भारतीय लोग भी उपस्थित होते, कईयों में सीनियर ब्रिटिश ऑफिसर्स होते थे. 2 अगस्त 1947 और 5 अगस्त 1947 की ईसीएम की मिनट्स आप देखिए, उसमें डिस्कशन क्या हो, और ये डेट्स, यू सी आई एम ड्राइंग अटेंशन टू द डेट्स. डिस्कशन क्या हो रही है कि कराची में जो स्टेट कोच है, जिसमें वाइसरॉय ने बग्गी में बैठकर झंडा, यू नो, सेरेमोनियल प्रोसेशन करना है, उसके लिए 6 घोड़ों की आवश्यकता है. अब वहां 6 घोड़े हैं नहीं, दिल्ली में 12 घोड़े हैं. 12 घोड़ों में से 6 घोड़े उनको दिल्ली के फंक्शन के लिए चाहिए, और 6 जो अन्य बचे हैं उसमें 1 घोड़े की टांग खराब. ये मिनट्स के अंदर रिकॉर्डेड है, और डेट क्या है, 2 अगस्त और 5 अगस्त. ईसीएम का ध्यान ये हो रहा है कि घोड़ा लंगड़ा कैसे भेजें. फिर वाइसरॉय के एडीसी कहते हैं कि अगर हम घोड़े नहीं भेजते तो हम 2 गाड़ियां भेज देते हैं. वाइसरॉय की ब्यूक गाड़ी है एक, तो माउंटबेटन के हाथ से ऑर्डर है ये कि अगर गाड़ी ब्यूक जाती है जहाज से कराची, तो इंश्योर करें कि ब्यूक वापस दिल्ली आ जाती है. मैं व्हेन आई रीड सच मिनट्स, इस तरह की बहुत से एनेक्डोटल रेफरेंसेस आई कैन गिव यू, जस्ट टू फील, यू नो, गिव यू द फील ऑफ द टाइम. See, look at the distance. In Punjab, as you are aware, it's burning. Violence has erupted across. And here the Viceroy's Supreme Council is sitting and deciding कि छठा घोड़ा कहां से ढूंढ कर लाए हैं.
This was the British state. This was the colonial state. You know, एक क्रिटिकल मीटिंग होती है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज डिसाइड होना है, तो उस ध्वज का क्या डिजाइन होगा? नेहरू जी बैठे हैं माउंटबैटन के पास. माउंटबैटन थ्रोज अप एन आइडिया. हाउ वुड दिस डिजाइन लुक? जिसमें एक क्रिसेंट क्रॉस, तिरंगे के साथ एक क्रॉस का निशाना होगा. नेहरू does not react violently, as did जिन्ना. नेहरू से चलिए मैं ये आइडिया ले जाता हूं और अपनी कांग्रेस के बाकी साथियों से डिस्कस करूंगा, पर मुझे लगता नहीं ये स्वीकार होगा, क्योंकि कांग्रेस में बहुत एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट भी कुछ लोग हैं. जिन्ना के आगे जब उन्होंने रखा तो जिन्ना ने कहा चांद के साथ क्रिसेंट क्रॉस कैसे आ सकता है दल पर? You know, this is the kind of the kind of temperament, you know. And finally, I think I'll just close down here, just a couple of minutes. You know, Dr. Ambedkar had predicted much of what is. You see, partition has, apart from the fact that it did not resolve the issue of communal issues, it did not resolve the problem for which it was created. Today, if you look at the problems on the subcontinent, in the entire region, invariably they lead us in some way or the other to the decisions taken in August 47. Now, Ambedkar had said, Dr. Ambedkar had said that if you are not careful with drawing your lines, if you are not careful with drawing your national boundaries, you are going to create a permanent problem. So partition did not solve the communal problem. It has left a huge series of problems, which this country faces today, will continue to face in years to come, because there is no solution to it. So these are some random thoughts that I just was inclined to share with you. And finally, the whole process fits into a bigger geopolitical network. You know, in history we have a saying that put yourselves in that time perspective. Go back to 47. The world was a different place in 47, 45. And the manner in which they have visualized, India is being visualized, you know, the Afghanistan crisis was there then, it is there, it is there today. The entire scene is visualized by sitting. You know, I've used some photographs in my forthcoming book of the conferences in London. So you have Egypt being decided, you have Siam being decided, you have Palestine being decided, you have that being decided, this being decided, and India also being decided. So the irony of it is we were a pawn in this big chessboard. In this big chessboard, you have small countries of insignificance, you know, and the British are sitting, the round tables, I call, you know, sarcastically, the round tables are going round and round. And the future of the world is being decided in London, they have nothing to do with it. So I'll leave you with this general thought that perhaps we went drastically wrong in allowing the British to decide our future. There was no rationale for it. There was no reason for it. But we did it, and we are obviously paying the price. And hopefully we will not pay it too long, but we are paying the price. Thank you very much, sir. Professor Raghuvendra Tanwar ने इतना आपका अध्ययन है कि इतने कम समय में उतना आपका ज्ञान समेटना मुश्किल हो जाता है, लेकिन आपने कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दों पे आपने जानकारी हमारे साथ साझा की है, जिसमें सबसे पहला यह है कि जो विभाजन हो रहा है वह कुछ नेता निर्णय ले रहे हैं, उसमें आम जनता की कोई न रुचि है न जनता का कोई दबाव है। दूसरा आपने बताया कि जब विभाजन हो रहा है और दंगे हो रहे हैं, आम जनता के साथ लूटपाट हो रही है, अत्याचार हो रहे हैं, हत्याएं हो रही है, और उस समय बड़े नेता और अंग्रेज बड़े अधिकारी, जिसे हम कह सकते हैं वाइस रॉय और उनके जो भी सलाहकार हैं, एडवाइजर्स हैं, उनकी चिंताएं क्या हैं, उनकी प्राथमिकताएं कहाँ हैं, उन्हें कहीं चिंता ये नहीं हो रही है कि हजारों लोगों की जिंदगियां जा रही है, दंगे हो रहे हैं। और तीसरा कि जनता के साथ लगातार झूठ बोला गया, उन्हें झूठे आश्वासन दिए गए और उन्हें बार बार इस भ्रम में रखा गया कि ये बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से होने वाला छोटा सा जनता का बहुत ही कम संख्या में जनता का कुछ विस्थापन होगा, अन्यथा ये बड़े शांति से निपट जाने वाला है। और सबसे महत्वपूर्ण आपने जो एक विषय रखा कि जब ये तय हो गया और पूरा आपका स्वतंत्रता का संघर्ष चला अंग्रेजों के खिलाफ और यह तय हो गया कि अंग्रेज अब छोड़ के जाएंगे और भारत को आजादी मिलेगी, तो ऐसे नाजुक मौके पे अचानक अंग्रेजों की पूर्णतया गुलामी लेते हुए, जैसा अंग्रेजों ने तय किया, जैसा अंग्रेजों ने
हमारे ऊपर निर्णय थोपे, उसको हमारी उस तत्कालीन जो लीडरशिप थी, सारे नेता थे कांग्रेस के, वो उसे बिल्कुल जिसे हम कहते हैं दीनहीन भाव से स्वीकार करते गए, और भारत की और करोड़ों लोगों की जो जनता थी, उस जनता के ऊपर वो थोपते गए, और उसका बहुत ही दुखद परिणाम निकला। मैं अब निवेदन करूंगा हमारे आज के दूसरे वक्ता प्रोफेसर जगबीर सिंह जी से। आज के जो मुख्य वक्ता प्रोफेसर रघुवेंद्र तंवर जी, आज इनको सुन के मुझे विशेष तौर पर ये खुशी हुई कि मेरा जो इतिहास का ज्ञान नहीं है, इतिहास जो घटित हुआ वो मैंने देखा है, अनुभव किया है, उसमें से मैं गुजरा हुआ। तो 10 साल की उम्र में मैंने वो विभाजन को अपने जिंदगी में अनुभव किया, देखा और उसमें से गुजरा हुआ हूँ। तो मुझे लगा है कि प्रोफेसर तंवर जी क्योंकि इतिहास के विद्यार्थी हैं, स्कॉलर हैं, इन्होंने बहुत ही एक पैनी दृष्टि से और बड़ी बारीक बीनी से हमारे उस देश की उस बहुत ही हॉरिफाइंग घटना जिसको हम पार्टीशन ऑफ इंडिया कहते हैं, वो पंजाब के लोगों के लिए उस समय जो आज़ादी की घटना भी दब गई, इतनी हॉरिफाइंग ये घटना थी कि हमने जो ट्रांसफ़र ऑफ पावर जिसको कहते हैं देश की आज़ादी, उसका कोई सेलिब्रेशन नहीं किया। हम सेलिब्रेशन कैसे कर सकते थे, क्योंकि हमने वो इतना भयानक जो त्रासदिक जो सारा घटनाक्रम है उसको देखा है। और आप देखिए कि उस घटना के पीछे प्रोफेसर तंवर जी ने एक इतिहास की समझ के साथ उन घटनाओं के पीछे जो राजनीति काम करती रही है, जो कॉलोनियल पावर की, जो कम्युनल डिवाइड करने की जो कोशिशें थी, डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी थी, हम सभी जानते हैं। और उसने देश को आज़ाद करते हुए ऐसी स्थिति में डाल दिया, ऐसी उन्होंने मानसिकता क्रिएट कर दी, जैसे तंवर जी कहते हैं कि वो उस समय स्थिति ऐसी बन गई थी कि विभाजन तो होना ही था। ये विभाजन होना था, इस ऐतिहासिक जो सारी परिस्थितियां और परिस्थितियां जिनकी चर्चा बड़े गहराई से हमारे आज के वक्ता ने की है, मुझे लगा है कि ये भूलने वाली बात नहीं है। प्रोफेसर तंवर जी ने भी ये बात कही है कि क्या हम उस भयानक घटना को भूल जाएं। मैं समझता हूँ ये बात भुलाई नहीं जा सकती और भुलाई जानी भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो इतिहास से कोई हम सबक नहीं सीखेंगे तो इतिहास दोहराया जाता रहेगा, दोहराया जाता भी रहा है, क्योंकि हमने उस इतिहास को समझा नहीं। और इसीलिए मैं समझता हूँ कि आज हमें इस विभाजन की बात को, हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा काम किया है कि 14 अगस्त को एक दिन विभाजन को समर्पित कर दिया है। विभाजन के साथ जुड़ी हुई जो मानवीय त्रासदी है उसको विचारने, सोचने और मन में रखने के लिए हमें सचेत किया है कि ताकि वो गलतियां हम फिर ना कर सकें। ये तो मैं समझता हूँ कि मैंने बहुत कुछ सीखा है आज हमारे विद्वान वक्ता से। अब मैं थोड़ी सी बातें जो मैंने जिस नैरेटिव को मैंने जिया है, मुझे आज लगा कि तंवर जी ने कहा है कि एक तो घटनाक्रम है, एक उसका नैरेटिव है। वो नैरेटिव लोगों की जिंदगी को किस तरह प्रेरित करता है और उनको किस तरह डिवाइड करता है, सारी बातें उस नैरेटिव में होती हैं। नैरेटिव तो आप जानते हैं कि नैरेटिव हमारे साथ क्या कर रहा है, इसके बारे में भी सचेत रहने की ज़रूरत है। मैं अपनी बात उस 10 साल की अवस्था में, मैं तो जो
मतलब है कि मैं लुधियाने के गांव में मेरा जन्म हुआ था। मैं इधर जो पूर्वी पंजाब में मैं था, तो मैं पश्चिमी पंजाब से नहीं था। तो 10 साल की उम्र में जब ये घटना घटी और उस घटना का मैंने जो विवरण देखा और जो घटनाएं हमारे गांव में हुई, मैं वो आपसे शेयर करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये कि हमें एक नैरेटिव या एक सच्ची जानकारी हमें मिलती रही उन दिनों में कि पाकिस्तान से जो नया नया मुल्क बना है, वहाँ से हिंदुओं और सिखों की गाड़ियाँ कटी हुई आ रही हैं, लाशें इधर भेज रहे हैं। ये बात बड़ी हॉरिफाइंग थी। और मैं ये अपनी तरफ से जानता हूँ कि हमारी जो सभ्यता के ये दोनों धर्म है, सनातन धर्म और सिख धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, ये बुनियादी तौर पर वायलेंट नहीं है। हमारी विशेषता ही यही है कि हम तो प्लूरलिस्टिक हैं, इंक्लूसिव दृष्टि है हमारी। हम सोचते हैं कि एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, तो जो धर्म, जो सभ्यता प्लूरलिस्टिक होती है, वो दूसरे के ऊपर जुल्म करने की पहल नहीं कर सकती। क्योंकि मैं अगर कहूं कि इधर जुल्म नहीं हुआ, ये भी गलत नैरेटिव होगा। जुल्म हुआ है, लेकिन वो जवाब में हुआ है, ये मैं खुद जानता हूं। क्योंकि मेरे अपने गांव में किसी ने उन मुसलमान प्रजा के लोगों को जो हमारे बीच में रहने वाले थे, उनको कुछ नहीं कहा। लेकिन यकायक जब ये खबरें आने लगी कि उधर से पाकिस्तान से तो ट्रेनें कट के आ रही हैं, तो कुछ लोग, सिर्फ एक दिन की बात है, उन दिनों में सिर्फ एक दिन मेरे गांव में कुछ लोग बाहर से आए, निहंग थे। जो निहंगों को गुस्सा जल्दी आ गया, उन्होंने कहा कि हमारे भाइयों को उधर काटा जा रहा है, तो इनको भी काटो। वो हमारे गांव के लोग नहीं थे जिन्होंने हमारे उस देश के मुसलमानों के साथ कुछ बुरा सलूक किया। और उसमें केवल एक मृत्यु हुई, वो भी गाय चारने वाला एक वो था। तो उसकी बहुत सारे गांव ने उसका शोक मनाया। एक दूसरा व्यक्ति था हमारे गांव का, एक ललारी जिसको कहते हैं, रंगरेज, वो घर से भाग के ईख के खेत में छुप गया। तो 2 दिन के बाद वापस आ गया, वो वहीं रहने लगा। कुछ लोग मलेरकोटला चले गए, उनको कुछ नहीं हुआ। तो कुछ लोगों को उन लोगों ने, हमारे गांव के लोगों ने कैंपों में भेज दिया। लेकिन आसपास के गांव से मुझे खबरें आ रही थी कि कई गांव में मुसलमानों के साथ वही हुआ जो उधर पाकिस्तान में हिंदुओं और सिखों के साथ हुआ। तो ये तो मेरी मेमोरी है 10 साल की उम्र की, कि मैंने वो। और दूसरी चीज़ मैंने एक देखी कि मेरे चाचा जी लुधियाना में रहते थे, मैं तो गांव में रहता था। तो मैं अपने चाचा जी के पास गया लुधियाना में, तो वहाँ मैंने काफिले जाते हुए और आते हुए देखे, दोनों। इधर से जा रहे हैं, मुसलमानों का काफिला जा रहा है, उधर से हिंदुओं और सिखों का काफिला आ रहा है। कुछ नहीं हो रहा था लुधियाने में, लेकिन एक घटना फिर वहां घटी, वो मेरी आंखों के सामने हुई। उसमें से जो उधर से लुटे हुए लोग आ रहे थे, उनमें से एक व्यक्ति ने कृपान निकाल ली और वो मार काट करने लगा। उसको लोगों ने हटाया, क्योंकि इधर से मुसलमानों का काफिला जा रहा था। ये मेरी आंखों देखी बात है, क्योंकि मैं अपने चाचा जी के घर से ऊपर से देख रहा था। तो जब मैंने देखा कि ये घटना, ये मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि ये जो हमें मार काट के रास्ते पर डाला गया, इसमें एक तो जो अंग्रेजों की कुटिल नीति है, वो हम सभी जानते हैं। दूसरी चीज जो है कि वो मैं समझता हूँ कि हमारी जो भावनाएं हैं, उनको भड़काने में जो पॉलिटिसाइजिंग ऑफ रिलीजन का बहुत बड़ा रोल है। देखिए, रिलीजन, धर्म तो वैसे भी हमारे जो धर्म है ना, वो तो पीसफुल हैं, सारी दुनिया जानती है।
हमारे में वायलेंस नहीं है, अहिंसा को मानने वाले हैं। लेकिन दूसरे जो धर्म है जो बाहर से आए, हमलावर के रूप में है, ये तो सच है, उसको हम छिपाने अभी तक बुलाने की और छिपाने की हमें जो हमारी शिक्षा नीति है उसमें तो कुछ एक अजीब किस्म का भ्रांति मूलक जो नैरेटिव हमें सिखाया गया है, अब उसको उसके सत्य को देखने की जरूरत है। इसका मतलब ये नहीं कि हम दूसरे धर्म वालों से नफरत करें, लेकिन हमें सत्य पता होना चाहिए कि एक जो सभ्यता जो प्लूरलिस्टिक नहीं है उसमें फंडामेंटलिज्म की एक इनबॉर्न टेंडेंसी है। इस बात का भी बड़ा रोल है वायलेंस में, और उस वायलेंस को स्प्रेड करने में इस बात का रोल है। जैसे तनवर जी ने कहा कि जो पॉपुलेशन एक्सचेंज के साथ प्रॉपर्टी एक्सचेंज की बात जोड़ दी गई थी, लेकिन उसको निभाया नहीं गया। और यहाँ मैं अपनी एक बात अपनी तौर पे कहना चाहता हूँ, जो उस एक्सपीरियंस से जो मैंने सीखा कि इसमें सिख समाज का क्या रोल था। ये मैंने उन दिनों देखा कि सिख समाज की जो नुमाइंदगी करने वाले थे वो मास्टर तारा सिंह थे। और आप जानते हैं कि शिमले में जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, मास्टर तारा सिंह को सिखों के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में सिर्फ एक व्यक्ति को उन्होंने वहां बुलाया। मौलाना आज़ाद ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस से सलाह करके सिखों की नुमाइंदा कोई व्यक्ति को भेजा जाए। लेकिन अंग्रेजों ने, मास्टर तारा सिंह तो हिंदू परिवार से सिख बने थे, उनका नानक चंद उनका नाम था, वो तो अपनी जिंदगी में हिंदू, ये है हिंदू सिख के रिश्ते। मास्टर तारा सिंह जो उस समय की अकाली लीडरशिप के सिरमौर लीडर थे, वो खुद हिंदू परिवार से सिख विचारों से प्रभावित होकर सिख बने हैं। ये कन्वर्शन नहीं है हमारी, हमारे जो धर्म है उनमें कन्वर्शन की बात नहीं है। ये तो कोई एक गुरु के विचारों को मान ले तो वो सिख का अपने आप को सिख कह सकता है। तो इस तरह मैं ये समझता हूँ हुआ क्या, मेरी नज़र में एक बहुत इम्पोर्टेंट बात जो विभाजन के बाद जो कुछ हुआ उसको भी याद रखने की बात है। हुआ ये कि मास्टर तारा सिंह को मुस्लिम लीग ने उकसाया, उन्होंने कहा कि तुम ऐसे करो, जो पंजाब के ऊपर आपका जो स्टेक है, उन्होंने ये तो माना कि जो जैसे मुसलमान, उन्होंने कहा कि हमारा स्टेक इसलिए है कि अंग्रेजों ने हमसे राज लिया तो हमें वापस करो। मास्टर तारा सिंह ने कहा हम सभी तो, हमसे पंजाब लिया अंग्रेजों ने 1849 में अंग्रेजों ने पंजाब पे कब्जा किया। उस वक्त खालसा राज था, तो वो कहते हैं हम भी स्टेक होल्डर हैं। तो उनकी बात मान ली गई, तो इसीलिए उनको उसमें ले लिया गया कि टू नेशन थ्योरी के साथ साथ सिखों को भी जोड़ लेना चाहिए। तो और बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये हुई कि जब मुस्लिम लीग ने मास्टर तारा सिंह से कहा कि तुम पंजाब की एक पंजाब का हिस्सा पाकिस्तान में ले लो, पाकिस्तान के अंदर कुछ एक ज्योग्राफिकल रीजन ले लो, लेकिन वो पाकिस्तान का अंग होगा। तो मास्टर तारा सिंह ने कहा हम आपके अधीन नहीं रहना चाहते। तो उनकी जो नेचुरल जो थी वो थी भारत के साथ जुड़ने की। उन्होंने कहा कि हमारे जो गुरु परंपरा है, गुरु नानक देव से कि पाप की जंजला काबलों आया, वो तो गुरु नानक देव जी तो हिंदुस्तान के साथ जुड़े हुए, हमारी जो गुरु परंपरा है वो तो शुरू से पंजाब की बात नहीं करते। वो कहते हैं खुरासान कसमाना किया, हिंदुस्तान डराया। तो सिख साइकी में ये बात हुई। उन्होंने कहा कि नहीं, आपके साथ हम नहीं रह सकते, आपकी डोमिनेशन को स्वीकार नहीं कर सकते। तो उन्होंने मास्टर तारा सिंह ने भारत के साथ रहने का निर्णय किया। बहुत अच्छा निर्णय किया, क्योंकि वो नेचुरल था। क्योंकि हिंदू और सिख के जो इसमें पंथ तो अलग हो सकते हैं, मत अलग हो सकते हैं, लेकिन हिंदू समाज के साथ सिखों के सांस्कृतिक और सामाजिक रिश्ते तो अटूट हैं। उनको पंजाबी में कहते हैं 9 मास का रिश्ता,
नाखून और बांस का रिश्ता है। तो इस तरह मैं समझता हूँ कि सिख लीडरशिप ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन उनके साथ अच्छा नहीं हुआ। ये मैं कहना चाहता हूँ। वो ये कि विभाजन के बाद जो हमारी सत्ताधारी पार्टी थी, उसने अपनी पॉलिसी बदल ली, पॉलिसी थोड़ी अमेंड कर ली, रही तो वही डिवाइड एंड रूल की, लेकिन उन्होंने उसका फोकस बदल दिया। और उन्होंने देखा कि हम जिस थ्योरी को मान के आए हैं अंग्रेजों के सामने कि टू नेशन थ्योरी तो हिंदू और मुसलमान है, मुसलमानों को एक देश मिल गया, तो हिंदुओं को क्या मिला? हिंदुओं को मिला सेकुलर। और हिंदू समाज की अब फराख दिली लिबरल सोच देखी, उन्होंने कहा ठीक है, कोई हमें, अगर हम कांग्रेस कहती है कि हम सेकुलर हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन इतनी बात नहीं है। उनका मतलब था कि हमारी जो धर्म की परंपराएं हैं, हमारी संस्कृति है, सभ्यता है, उसका मान किया जाएगा। वो नहीं हुआ। और बल्कि उन ये सभी जानते हैं कि जो नैरेटिव हमारे सो कॉल्ड न्यू हिस्टोरियंस, लेफ्ट हिस्टोरियन ने जो बिल्ड किया, उसमें सारा जोर पहले तो 5 जो हमारे शिक्षा मंत्री थे वो मुस्लिम समाज से थे, और उन्होंने मुगलों का गौरवगान इतना किया, चलो गौरवगान कर लिया, लेकिन जो रेजिस्टेंस मूवमेंट थी हमारे देश में, जो जिन्होंने कभी उन आक्रांताओं की ईन स्वीकार नहीं की, उसमें मराठे थे, राजपूत थे, पंजाब के लोग थे। पंजाब तो सिर्फ 100 साल का गुलाम रहा है अंग्रेजों का, 100 साल तक उसने अपनी इंडिपेंडेंट साइकी को बना के रखा। अब क्या हुआ, प्रॉब्लम ये भी समझने की है कि सिख समाज ने तो भारत के साथ रहने का निर्णय किया, और उन दिनों एक नैरेटिव ये हुआ कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सिखों से कहा कि देखो, आप हमारे साथ आए हो, आपको इस देश में एक ज्योग्राफिकल रीजन ऐसा मिलेगा जिसमें आप ग्लो ऑफ फ्रीडम मान सकोगे। ये बात भी आप नैरेटिव के रूप में ले लो या फैक्ट के रूप में, ये सिख साइकी में प्रचलित है, लेकिन हुआ उलट। शुरू में ही जो उस समय की कांग्रेस गवर्नमेंट थी, उन्होंने जब लिंग्विस्टिक डिवीजन ऑफ द स्टेट्स किया, पंजाबी को उसका हिस्सा नहीं दिया, जिसके लिए संघर्ष करना पड़ा। तो सिखों को लगा कि हम तो हमें तो धोखा दिया गया है, हमें एक रीजन जिसमें हम अपनी आज़ादी का निग मान सके वो तो मिला नहीं। उल्टा ये हुआ कि जो हमारी लेजिटिमेट राइट है कि सारे देश की जो डिवीजन हुई स्टेट्स की, वो तो लिंग्विस्टिक्स आधार के ऊपर हुई, पंजाब को बाहर रखा गया। तो यहाँ से मैं समझता हूँ कि जो पार्टीशन ऑफ पंजाब का ये फॉल आउट है, इसने क्या किया, इसने सिख समाज के अंदर अलगाववाद की एक जड़ पैदा कर दी, और उस जड़ को और मजबूत कब किया? सिख समाज ने तो भारत को अपना समझ के उस हर कदम पे उसमें साथ दिया है। आप देखो कि वही पार्टी जो मतलब जिसको बाद में उन्होंने इमरजेंसी लगाई, इमरजेंसी में सिखों की नुमाइंदा पार्टी अकाली दल ने सारे भारत की पार्टियों का साथ दिया, और उसका नतीजा भुगतना पड़ा उसको। उनको सबक सिखाने के लिए उनकी गवर्नमेंट को हटाया गया, और फिर बाद में जो ऑपरेशन ब्लू स्टार और दिल्ली का कत्लेआम, सिखों को लगा कि माइनॉरिटी के बारे में इस गवर्नमेंट का एक रवैया नहीं है। उनको महसूस होने लगा कि हम भी माइनॉरिटी में हैं, मुसलमान भी माइनॉरिटी में, मुसलमानों का तुष्टीकरण किया जा रहा है, 370 धारा उनको प्लेट में परोस के दी जा रही है, हमारा दमन किया जा रहा है। ये सच है। अगर हमें आज हम देखते हैं ना कि NRIs हैं जो हमारे देश में भी हैं, अलगाववाद की बातें हैं, इनको दूर कैसे किया जाएगा? इनको दूर थोड़ी सी कोशिश की थी हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट ने कि दोषियों को सजा देने की बात शुरू हो गई थी,
लेकिन नैरेटिव इतना ज़्यादा कि उस पॉलिटिकल पार्टी ने अपने ऊपर इल्ज़ाम रखने की बजाय सारे हिंदू समाज पर डालने की कोशिश की और इंडियन स्टेट को उसमें इन्वॉल्व करने की कोशिश। इंडियन स्टेट तो पॉलिटिकल और डेमोक्रेटिक स्टेट है, जो रूलिंग पार्टी करती है तो वो रूलिंग पार्टी का दोष है, स्टेट का नहीं है। स्टेट मतलब पार्टी बदल जाएगी तो वो इनजस्टिस दूर हो जाएगा, दूर किया भी है। वो जो कातिलों को उनमें एक तो मिसाल है, सज्जन कुमार की मिसाल है, उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी गई है। तो ये मतलब है स्टेट, ये बातें मैं समझता हूँ कि जब हम भारत के विभाजन की बात को सोचेंगे तो अपने इतिहास को फिर दोबारा जान के, समझ के, सोच के, जो हमारे देश में जो ये समस्याएं पैदा होती हैं, इनकी जड़ को हमें देखना चाहिए। उस अलगाववाद की मानसिकता को दूर करने के लिए हम क्या करें, ये बात हमें उस विभाजन की जो ट्रेजेडी है, जिसमें मैं समझता हूँ कि 10 लाख लोग तो मारे गए और 1.5 करोड़ लोग जो विस्थापित होके इधर से उधर गए, उधर से इधर आए, तो इतनी बड़ी भयानक वायलेंस की घटना के बारे में सोच विचार करना और उसके जो फॉल आउट्स हैं उनको एक समझ के साथ, ऑनेस्टी के साथ, समझ के साथ उनको दूर करने की कोशिश करना, ये तभी संभव है कि जब हम इतिहास की घटनाओं के प्रति आंखें बंद नहीं करेंगे, आंखें खोल के देखेंगे। जो दोषी हैं, जो जिन कारणों से ये सारी त्रासदी घटित हुई है, उनको एक इतिहासकार की पहली दृष्टि से देखें, समझें और अपने लोगों को समझाएं। और उसके बाद ही हमारा देश जो है वो आज बहुत देश हमारा ताकतवर बना है। एक नेशनलिज्म को भी हमें अब दोबारा समझाया जा रहा है। पहले तो भारत तेरे टुकड़े होंगे, सोच, हमें तो यही तालीम दी गई थी लेफ्टिस्टों ने कि ये तो देश एक है ही नहीं, इसमें तो हर एक अलग अलग है। क्या इतनी इतिहास की ये समझ हमें दी गई है। तो आज हमें सभी उस जो भ्रांति मूलक जो नैरेटिव है उसको रिवर्स करने की जरूरत है। मैं क्षमा चाहता हूँ क्योंकि मैंने वो वायलेंस की घटनाएं अपनी आंखों से देखी हैं और मुझे लगा कि जो मानवता का जो उन दिनों में हिरास हुआ था वो मेरी स्मृति में बसा हुआ है, मैं कभी भूल नहीं सकता। और उसके बाद जो 84 की घटनाएं हैं, मैं दिल्ली में था और जो घरों में टायर डाल डाल के हमें जलाया गया, वो दोषी कौन था? एक राजनीतिक पार्टी थी, उनके लीडर थे, हिंदू समाज नहीं था। ये बात हमें इतिहास वाले समझाएंगे, नहीं तो गलत नैरेटिव हमें मिसलीड करते जाएंगे। उस गलत नैरेटिव से ही हम अलगाववाद में पड़े हुए हैं, वरना हमारा तो इस देश के साथ गुरु नानक देव जी से ही बहुत गहरा रिश्ता है। और मैं समझता हूँ आज मैं बहुत ही धन्यवादी हूँ, आभारी हूँ प्रोफेसर तंवर जी का कि उन्होंने जो मेरे अध्ययन का एक विषय नहीं है, मुझे ये इसके बारे में सोचने और आपसे अपने कुछ विचार आपसे शेयर करने को मेरे को प्रेरित किया। और मैं इतनी बात पे आपसे क्षमा चाहता हूँ और अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर जगबीर सिंह जी सर, आपने समय दिया, हमारा मार्गदर्शन किया, आपने संस्मरण बताए और खास तौर से पंजाब पर उसका क्या प्रभाव हुआ विभाजन का और साथ में सिख समुदाय पर कितना उसकी मानसिकता पर क्या असर पड़ा और उनकी भविष्य की जो राजनीतिक है उस पर क्या असर पड़ा और उसके बाद भी जो घटनाएं हुई उसके बारे में आपने प्रकाश डाला। आपका बहुत बहुत आभार। प्रोफेसर तंवर, एक प्रश्न आया है डॉक्टर अवीक सरकार की तरफ से कि हमने पंजाब की तरफ के विभाजन की तो बात की, लेकिन बंगाल की तरफ पूरी भारत में जो विभाजन का हुआ, आप उस पे थोड़ा प्रकाश अगर आप डालना चाहें। Actually, you see, when we talk of the horrors of partition, there's a difference in the sense that in Bengal, it was more organized, but when the partition process actually started,
in Bengal, what has happened is that the exchange of population is reasonably well organized in the sense that both the governments, both in East as well as West, they were doing it willingly. And they helped the difference is that in the Punjab, the system had completely broken down. There was no government worth the name. This did not happen in Bengal. Another reason that about 70% of the population that came out from what is today's Bangladesh, then East Bengal, actually was urbanized. They were, urbanized in the sense small-time shopkeepers, small-time businessmen, and they chose the area around present-day Kolkata to settle down. So you do not have the impact of spreading into the rest of Bengal. In Punjab, it was the other way. Punjab, you had a large number of people owning land holdings, and land allotment was a big issue. Land is something, it is either of good quality or not of good quality or of very bad quality. So the lot of violence also takes place because of this. So the violence, even the exchange of population, for example, in the Punjab, you are talking of figures of around 6 million people that way and 6.5 million people this way. In Bengal, the total exchange does not exceed 3 million or at most maybe 4 million. That also right up to 1952. So the impact of the violence, impact of the trauma of partition is felt more strongly in Punjab than it is in Bengal. Partly because both the leaderships acted maturely once it was decided. I'm not talking of the pre-partition days. Once it was decided, you have a more organized system of exchange and less of trauma, less of violence. The distance of cause is also less. So partly, the idea is not to suggest that the focus is on Punjab alone, but since we were talking of the extremity of partition, so Punjab naturally becomes the focal point. Most of the deaths, as you know, have occurred in the Punjab and Delhi. So that was precisely the reason why I thought the focus could be on the Punjab. One question. Some people have talked about British having fear or concern about rising Soviet Union, and they are planning in terms of dividing India to keeping the strategic port of Karachi and strategic port of Chatgaon and also Peshawar, and so that they can keep Pakistan, you can say, smaller parts of these smaller countries, particularly a new Pakistan under their influence, to counter the influence of Soviet Union. And so that they were little concerned, little apprehensive about future leadership of India, and they wanted areas of influence under their control, which they could use as strategic locations to counter or to stop Russia. Is that how do you see that? It is difficult for today's generation to imagine the world of the 1940s. You could just, for example, what happened after 45, the initiation of the Cold War, for example. Now, India was far too big to be ignored. I'm talking not only in the context of partition or independence. If you look at Kashmir, there are sections of the media in 46 across the world. I'm talking of British newspapers, American, even Australian newspapers, that are visualizing a base for the non-communist, non-leftist, non-communist world. For example, Kashmir is visualized as a base for containing the expansion of the Soviet Union. Now, Afghanistan, of course, anyone who's familiar with geopolitical history would know that Afghanistan has been, most of the problems of Afghanistan have occurred only because it is located in the southern parts of the USSR, present-day Russia. Of course, you have different nations in between today. But the three Afghan wars are only an example. You have the attention of the world being given to Afghanistan even before in the 16th and 17th century. So the geopolitical context, I personally, if there had been no Cold War, if the world had not gone through the phase what it did through after 1945, you would not have had a Kashmir problem. I could say the same thing that, as I said, you see, the irony is, if you look at the reports of the time,
They are sitting in London deciding the future of small principalities, small colonial powers. We are equated with Siam and Cambodia, Siam and Palestine, Egypt, small countries. So this whole picture of the colonial mindset trying to decrease India's basic problem has been its size. You see, we are a big nation. Visualize in India with Pakistan part of it. Visualize in India going up to the Burmese side, and the whole nation. So the idea was, as you very rightly pointed out, the idea was to buy. Fortunately, the example of giving the princes the right to choose, it was ridiculous. 500 princes को आप कह रहे कि आप decide करिए आप पाकिस्तान जाए. You see, the idea was to, चलो 500 उन्होंने ये सोचा होगा भी 500 नहीं तो 10-20 तो टूटेंगे, इधर उधर हो जाएंगे. आइडिया ये था इसको ट्रॉमेटाइज करना, बाइफिकेट करना, इस नेशन की पावर को वीकन करना. So the idea was there, all right. This idea of disunifying this country, breaking up into parts, they almost succeeded in Kashmir, as you know. They did succeed in both the sides of India. We had West Pakistan and East Pakistan, of course. So the idea was there. It was a complete geostrategic, it was part of the broader frame of world political, the political resolutions that are emerging at this time. The first question is from Mr. Ramaswamy Subramani from Tamil Nadu. He has asked that Sri Aurobindo had asked Congress to accept the Cripps mission of 42 to prevent partition. He says that had Congress accepted Cripps mission, would history have been different? You see, Dr. Subramaniam, in history, we don't go by an ifs and buts, but we do, of course. We start almost always by an if and but, So your question is fair and valid. Much has happened. In fact, the transfer of power that took place in June 47 was almost a replication of the Cripps mission, So a lot of people have been discussing this. See, as you very rightly said, Sri Aurobindo was much ahead of his time. He was one of the brightest minds that we have of the time. So there are many others who have said this. If we had to do what we did in 47, we could have done it much earlier as well. In 42, we still had a reason for not doing it. In 47, we had no reason for accepting partition. As I started my lecture, I pointed out to you that Britain in 1945 was not in a position to hold on to a country as big as India. See, it was devastated. There was no way that they could have controlled us. So Sri Aurobindo and so many others, have gone on the same record. And you're right in saying that the Congress did commit a series of mistakes, but that is not what the purpose of this conference is. We could raise another issue at another time, another flag for this, that what are the mistakes that were made. But we need to understand the broader picture, that the partition of India was not an evolutionary process. It was called upon. It did not enjoy mass support. It did not enjoy mass goodwill. It was a decision taken by a few people. There are different reasons. If you study the emergence of the Muslim League, you will find, again, the elitists. They are wanting a separate nation only because they want more power, they want more authority, they want more autonomy for themselves. It's a long story, it will go on. But I think this should answer your question that Sri Aurobindo was one of them, and many others have said the same thing as Sri Aurobindo. Thank you, sir. The next question is from Professor Sushant Mishra from JNU. The question is, what was the impact of positions taken by leaders like Jogendranath Mandal, who migrated to Pakistan after partition? See, this case of Dr. Jogendranath Mandal is rare. I mean, you don't have many leaders of his caliber actually changing. He is an exception in the sense. But you must understand that most of the exchange of population that takes place is in a very calculated manner. We still do not know why there was a lot of pressure on Mandal not to my left, but he did go, I will not be able to comment on that in more detail, in the sense that he stands out as an exception. Of course, he was a very popular leader, as we know. And but he stands out as an exception in the sense that we do not have any other example of a prominent leader changing sides. We have it at the literary level, at the artistic level. A lot of people have changed sides. At the political leadership, he stands out as an exception. The impact, of course, I wouldn't be able to comment on that. I have not studied much of that impact. I think that should be fine. Though ultimately he had to return to India also. That's another thing. You see, it happened with a lot of people, But initially, you see, Kuldeep, I'll just add to this.
you have to understand the spontaneity. For example, the Punjab, I'll give you a small example. When the Punjab Legislative Assembly is meeting for the last time in Lahore, so there are a lot of reports. There are crying, there are emotions, East will be East, West will be West, they will never merge and things like this. Those statements, there's a lot of emotion, I've always insisted that the Punjab, in fact, even Bengal, coexistence was so deeply rooted that any aberration in this was not acceptable to the common man. So people understood this, even leaders. With a very heavy heart, you find the political leaders saying by last meeting, when it takes place in Lahore, it's very emotional kind. They say, a schoolboy, when the school closes and the final year class is going by, it is saying bye. That kind of environment is prevailing in Kolkata as well as in Lahore. So we need to keep the emotions of the time. India was not a divisible country. That is the bottom line. I should have started by saying that. India was never designed to be divided. The Punjab was never, the Bengal, of course, was never designed to be divided. We know the Bengalis' psyche, we know the culture of Bengal. I mean, it was an enforced division. And whenever something happens in an enforced manner, in a forced manner, impulsions, emotions, passions do take precedence. Thank you. Thank you, sir. The next question from Dr. Hari K. Sharma is that can we say that partition was a continuous tragedy? It divided India 47, created the problem of Jammu and Kashmir. He has asked that, can we say that partition was a continuous tragedy? It divided India in 1947, created the problem of Jammu and Kashmir based on two nations theory. And it is being played out in Kashmir even now. And then there is communal discord and politics of majority versus minority in post-independent India, and so on. And many issues are still there. Nothing as such has been resolved fully. So he says that the partition, is it a continuous process? With Kashmir, of course, I wouldn't agree with that. I think we are on the way to restoring things. And partition has opened up a Pandora's box. You see, as I started in this lecture, I said that, the evolution of the two-nation theory. See, you're creating a division where it did not exist. I have told you, I belong to a village, which is 20 kilometers from Kurukshetra. I was born there. It was a Hindu, Muslim, Rajput Muslim village. Incidentally, my village was the last village to be vacated by the Muslims in 47. Because my father and my grandfather insisted that we will not allow any Muslim to leave India. Kurukshetra was 20 kilometers. Our village was surrounded by a huge mob which had faced the trauma of partition. For 3 days, they protected every Muslim family, and a military convoy came and picked them up. My village was incidental in the sense that it was the last village, but there are thousands of other villages like this where people did not want to leave. See, the Sikhs had evolved in a very uniquely manner as a religious faith. But even the Sikhs, you see, the division was enforced and it did not exist. So I would totally agree with Harish's view that the partition opened a Pandora's box, which seems to be unending. You see, when I said, if you read Vakil, an excellent, outstanding, monumental work in the 50s, he refutes the theory of two nations, how it failed to resolve the crisis for what it was initiated. Communal problem did not go away. On the contrary, it got further confounded. In the case of Kashmir, of course, as you said, it is linked indirectly to the whole concept of the two-nation theory. But please remember, I have done a detailed study on this. My book, Be Clear, Kashmir Will Work for India, done by Routledge recently, makes it very clear that the Kashmiri Muslim did not believe in the two-nation theory. This is something very important that we should understand. Had the Kashmiri Muslim favored Pakistan, had they believed the two-nation theory, we would have had a different history today. The narrative that was passed on to us was that, the Abdullah family is taking care of Kashmir. The Kashmiri masses believe in the two-nation. This is nonsense. The common Kashmiri masses did not have faith in the two-nation theory. It may have evolved later on because of political mishandling. In 47, 48, up to 52, 53, the common Kashmiri in Kashmir was as close to his Pandit brethren as to the others, and they did certainly not in favor of Pakistan. There was no question of a two-nation theory in the Kashmiri mindset in 47, 48.
I mean, this is irrefutable. I know that a lot of outstanding Western scholars take a different stand on this. I've dealt with this in detail. I've cited extensive files in my book recently, and I will not agree with the theory passed down to us by several British historians that the Kashmiri Muslims were in favor of a separate state in 47. There is next question from Mr. Chandan Sharma. Is there any official data about how many displaced and killed during partition of Bengal? That's a very relevant question. You see, we have the figures. Again, Vakil, I'm going by the figures cited by C.N. Vakil, the economic impact of the partition. It is a monumental work done at Bombay University. He was a professor in Bombay. So he suggests a figure of around 2 lakh Muslims who left the East, other way, 2 lakh non-Muslims who migrated out of East and came into West Bengal, and around 1 million Muslims who went the other way. So it is, the figures go up to 1952. We do not have the exact figure, in fact, in 47, 48. In the case of Bengal, the figures, the exit and the incoming and the immigration continues up to 52. So that way you could depend on C.N. Vakil. As I said, it is 2 million and 1 million both ways. In the case of Punjab, it is 6.5 and 6 million. As far as the deaths, of course, these are all hypothetical. We are generally going by scholarly works, but generally in the case of Bengal, we don't have a separate figure as such. I'm not sure, at least I've not come across. There are several good scholars who have worked on the partition of Bengal. One could go back to them. But in the case of Punjab, of course, as I said, the figure goes from 300,000 to up to 700,000, maybe even more. So the next question is from Mr. Rajesh Saxena ji. He has asked, can you throw some light on the reasons why leaders like Nehru ji allowed Britishers to decide about the future of India, and what was the response of his contemporary leaders like Patel, Ambedkar? This is a very fascinating question, in fact, and I'm very happy that someone has raised this. Let me, Dr. Saxena, Rajesh Saxena, right? See, what you need to understand is, as we move away from partition, the patriotic fervor it's there, all right. But in this patriotic fervor, we are also adding a bit of queries, We have begun to raise questions which would have been uncomfortable 30 years or 40 years ago, So today, one feels comfortable raising this question. I myself, I did a big study in 2006, which was published by Vanguard in Lahore and by Manohar. It was a 700-page book, micro study of just 1 year, I did not raise this question in 2006. It never occurred to me, Why did we give the British the right to decide? 20 years down, I have matured probably, I have aged also, and now that question becomes very relevant. Now if I raise a question, can we imagine India asking some small nation like England or France come and decide our future? Is it possible? Times have changed. Now, regarding the second point of your question, the second part, that is very relevant. The Congress leadership has two streams. The mainstream narrative of history teaching has focused on one side, You've heard of Gandhian movements, you've heard of all these Sarvodaya movements and so on and so forth. But you've not heard of, or at least not heard much of the leaders like Lohia, for example, of leaders like Jayaprakash, for example. So you have these two streams of thought. So there are officers, for example, in the Congress leadership. Where were the Congress leaders put in prison? Ahmednagar, Naini, Hazaribagh, Yerbada, and so on and so forth. Where was Jayaprakash put in? Lahore Fort Prison. The most notorious fort prison in the country, where Pathans were the jailers. Where was Lohia put? Lahore Fort Prison. Where a normal human being would break down in a few days. So the British are dealing with different leaders in a different manner. So there is bound, you raised the question of how did the Congress leadership, if you are really interested in it, go to the newspapers, go to Nehru Memorial Museum Library, go to the files of 15th June 1947, the AICC proceedings. You will be surprised by the kind of lectures that are given in this meeting. Nehruji's persona was so great. He was so towering a leader. How much ever you may disagree with him, you were bound to agree with him.
This is how the Congress is functioning. Gandhiji to walks out of the meeting. Lohia, The Guilty Men of India's Partition, please access that book. I think it should be, it is long out of print, but it is accessible, I think, even online. You can, The Guilty Men of India's Partition, Lohia ji gives a detail of the AICC meeting of 14 June 47. And what is the kind of भाषण? See, आजकल तो हम लोग सोच भी नहीं सकते कि कांग्रेस गांधी जी के मुंह पर कोई ऐसी बात कह सकता है. You see, we have grown as a nation. We have built our leaders to a level which you can गर्दन उठा के देख भी नहीं सकते आप. डर लगता है. बट उस जमाने में ऐसा नहीं था. लोग क्वेश्चन उठाते थे. गांधी जी दूर थे दिल्ली से जब कांग्रेस ने स्वीकार किया. इस मीटिंग में 14 जून की मीटिंग में ये चर्चा होती है. गांधी जी ने पूछा जवाहरलाल जी से कि आपने मेरे से पूछा क्यों नहीं कि ये कर रहे हैं आप. जवाहरलाल ने कहा कि आप बहुत दूर थे, टेलीफोन साफ नहीं था उस दिन. गांधी जी का नहीं, आपने नहीं. ये लोहिया जी के बयान है गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन में. प्रोसीडिंग्स का पार्ट है ये एआईसीसी की. गांधी जी ने फिर कहा नहीं जवाहरलाल तुमने नहीं पूछा था. जवाहरलाल अगेन लॉस्ट हिज टेम्पर, इंसिस्टेड, नहीं बापू मैंने कहा था आपसे. इस तरह की तो बहस हो रही है. प्रकार अगर आप पुरुषोत्तम दास टंडन का भाषण सुने 14 जून का तो आप हैरान हो जाएंगे लीडरशिप को कैसे क्वेश्चन किया जा रहा है. पटेल ऑफ कोर्स, यू सी, पटेल इज अ वेरी सैड मैन. आपको पता है वो अनेक 2 बार तो इस्तीफा ही दे दिया था. जब 55 करोड़ देने की बात आई कश्मीर को तो इस्तीफा देकर सूबे चल दिए थे. वो एक अलग इश्यू हो जाएगा. बट कांग्रेस की डिसीजन में बहुत सीरियस डिवीजन है. और कांग्रेस की बट विडंबना ये है कि इंडिविजुअल लेवल पर सब लोग डिसएग्री कर रहे हैं. चाहे राजेंद्र प्रसाद है, चाहे कृपलानी है, चाहे लोहिया जी है, बट कलेक्टिव डिसीजन फेवर में आ रहा है. ये एक विडंबना है इस समय की. कलेक्टिवली किसी राजेंद्र प्रसाद, God, no one can divide India what God has created as one. Rajendra Prasad. Gandhi ji, Pakistan will be created over my dead body. But what happened? So ये एक विडंबना है उस समय की लीडरशिप की. कलेक्टिवली इकट्ठा है, इंडिविजुअली सब अगेंस्ट है. ये एक ट्रेजेडी है इस पीरियड की. The next question is, what is your take on the book of Pandit Nehru, Discovery of India? Was India united before the British Empire? Because as we read, India got united after 47. This would require a long answer, But anyway, but since someone has raised it, see, I totally disagree with this hypothesis that India became a nation only after 47. Nothing can be more incredible than to suggest this. You see, the princes, who were the princes who were ruling India? Most of them were leftovers of the Mughals. Some were intriguers, some were feudal lords, some were living on the existence of the British support. See, India, the notion of India as a nation goes back not just to the Islamic period it goes back 2000 years. You have the Shankaracharya traveling from extreme south in Kerala going up to Kashmir. You have the Dhams coming up. See, I mean, whatever language you may speak, of course, this is beyond the purview of the partition discourse that we are having. But if you go beyond the purview of language, culture, if you travel from, say, some part of Tamil Nadu and go up right up to Srinagar, across the country, when you travel, just walk it. I mean, 1,000 years ago, they used to walk. So, do you ever get the feeling that you are not together? At least I don't get it. This concept of raising, the concepts of suggesting that India is, you see, what is nationhood? I mean, you have to first understand that concept. India is a nation. I would definitely not go by the suggestion that India emerges as a nation after 47. That should answer it, I think. I won't comment on the discovery of India. I mean, it's too great a book and written by a great man. So obviously, I'm in no position to comment on that. Ji. Sir, another question from Rajneesh Kumarji, CMD of NSFDC. He has asked that unification of Europe has taken place, earlier merger of East and West Germany. So, do you see any possibility of merger? Kuldeep ji, this is a very fascinating question. And you'll be very happy to know, in fact, in my forthcoming book, I have used a cartoon, that was published in the Hindustan Times of 47. I'm forgetting the date, 47 or 48. This cartoon tells the whole story and answers the question that you've raised. A cartoonist quite often is a very powerful medium. Cartoon is a very powerful medium. In this cartoon, they have shown, the Hindu Mahasabha President Bhupatkar ji is asking Jawaharlal ji, कि ये क्या कर दिया आपने? And Jawaharlal is saying, चिंता मत करो,
ये दो भाइयों का बंटवारा है, in Hindi I'm putting it. He says that they have just parted ways for a short time, and in the background they've shown Liaquat Ali and Jinnah Sahab holding, putting a new board in a shop, and the board says that Pakistan New Enterprises. So the idea, in fact, many people have said this. In fact, Jawaharlal himself has said this, that sooner or later economic compulsions would bring these two countries together. In fact, the idea that people, in Panipat, there is a speech by Gandhiji in the Panipat ashram. There is a speech by, when the violence is at its peak, Gandhi saying, why are you worried? Things are going to get back. In fact, he's appealing to people to go back to West Pakistan, those who had moved out. A lot of leaders have been saying the same thing. This is a temporary phenomena. This is a temporary arrangement, and things will be back to normal. I did mention my family, my wife's background, She belonged to a family of one of the earliest medical practitioners of Joint Punjab. They had moved in the summer of 47 to Manali under the impression that they would go back to Khanibal. So the common people, the ordinary people, they believed that it was a temporary thing and things would come back. So as I said, among the mass psyche, it was something that was, it was a temporary arrangement. Again, things will be back. The peasantry does. You see, if you're born in a village, I'm born in a village. I am rooted in land, So for a land-owning person, land-owning family, a shop, you can move a shop out, close, ताला लगाया, चल जी, चलो लाहौर से दिल्ली आ गए, शिमला चले गए, जलंधर आ गए। एक किसान के लिए, किसान जो जोतता है, खेत करता है अपना, जो फार्मिंग करता है, उसके लिए जमीन को छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। A peasant's memories are associated with his trees, with his cattle, with his land, the smell of the soil, the smell of the water. So vast majority of the peasantry were not keen to come. They were living in a paradise. Make believe. हम कई बार अपने मन को समझाते हैं कि भाई ये नहीं होगा, ये तो वापस हो जाएगा. Violence also occurred because of this. You see, the second part of the question that the gentleman has raised, do you foresee? See, I personally, till about 20-30 years ago, मुझे कई बार लगता था कि शायद ये possibility है. अब, considering the manner in which things have happened, and particularly after what has happened in Afghanistan of late, वो possibility मुझे नहीं नजर आता कि हम कभी, maybe some down the line in the next generation after we are no longer here, 20, 30, 50 years down, some economic compulsion, as you say, very rightly pointed out in the case of Europe. Of course, Germans, Berlin's division was remarkable, I mean, it was totally forced. So the natural process evolved. In the case of India and Pakistan, I don't know whether that natural process will evolve or whether the roots have been cut so badly that they may not reemerge. In the case of Berlin, of course, the roots had not been totally disconnected. You still had people exchanging, running on the other side. Hundreds and thousands were killed in trying to reach West Berlin. So that is another story. Europe, of course, it's a different set, in the sense that the division was not so deep or has not grown into being so deep as in the case of India and Pakistan. Of course, anyone would love it. I mean, this would be the ultimate destiny of the subcontinent. Look at the amount of problems that would be solved. But anyway, that's a long story, purely hypothetical. Sir, now there are two questions from Brigadier Kapildev Malhotra ji. Yeah. Partition was a trauma, but why Burma was partitioned, or you can say separated from India in 1937? That is the first part of question. The second is, did Nawab of Bahawalpur make a request to be part of India, as he feared stoppage of water coming from Indian sources? These two questions are. I'll take the first one. First, the question of the Nawabs. I'll come back to that. That is very. See, with regard to Burma, again, you see, you have to visualize things from the British point of view. They are a colonial ruler. They rule the world. And their setup in 37 is not a critical year. The war has not started. They are still gloating in all their wealth. They are happily taking decisions, whatever they want. But the idea of this huge country, emerging as a superpower someday, has always bothered the British for a long time. Would bother any colonial power for that matter. You see, India's being colonized by a country almost 1/50th of our size is, of course, one of the ironies of history, a country as big as this. So Burma, whether it is Burma, whether it was Kashmir later on, if you look at Kashmir, the exchange of notes with regard to Kashmir, they are always focusing on this. So Burma's separation is part of a more bigger global strategy, and it suited them in that way. I mean, 37, what is happening in 37?
The Chinese Civil War has yet to start. Look at what is happening in the world. You see, I always have this habit of explaining things in a broader picture. The Second World War has yet started. In Europe, you have the Nazis are just on the brink of starting the war. All right. Japan is booming. China, you have a different. So the British, it's a free for all. In fact, the world of 1930s and 1940s is a different world. And you need to understand, take your mind back to how lines were drawn. Second World War के बाद आपको पता है, 4 लोग एक टेबल पे बैठे, ये देश बन गया, वो ये देश बन गया. They would just draw a line on the map and countries were created. Can that be done today? So separating a country or merging a country was totally taken by, I often, these people sitting in London, they looked at with periscopes around the world, and sadly they mistook us as another little country, some scope of the world, and likewise for Burma. With regard to Bahawalpur question, you see, this, Bahawalpur ko pani ka dar tha ya nahi dar tha. The question is that a lot, among all the 500 plus princes, the problem arose only in a handful of them. All right. I repeatedly emphasize that these ruling princes, I will not take the name of the ruling prince. In the Transfer of Power, volume, I think 11, Mountbatten is meeting a prince. Let me make it more specific, in Punjab. He records in this minute that I had with His Royal Highness, I met him, and again he pleaded with me, please reconsider your going. क्या आप सोच नहीं सकते दोबारा अपने डिसीजन पर क्यों जा रहे हैं आप हमें छोड़कर, हम लोगों ने आपका इतना साथ दिया है. माउंटबेटन अपने हाथ से नोट लिखता है अपने मिनट्स में कि I was surprised, this is just a few months before the British were exiting. So the princes of India, whether it is Junagadh, whether it is Bahawalpur, whether it is Hyderabad, whether it is, I won't put Kashmir in that category, and several other princes. So it's difficult to say whether water was a concern. They had their own little politics going on. Junagadh ka case, you all are aware of what happened in Junagadh, when he was put down firmly, then he suddenly backtracked. In Kashmir's case, of course, the story is spreading. So Bahawalgarh, I won't really go by the thing. I've not read anything whether pani ki dikkat thi, but ये एक individual level पर persuasion से, friend से पूछकर, अपने बाकी prince साथियों से पूछकर, ये कहानियाँ decisions हो रहे थे. And then, of course, you had the Iron Man sitting. He was firm in his views. He was decisive. He did not beat around the bush. He gave princes a day or two to decide, make up their minds. Had there been some loophole somewhere, उस जगह पर ढील अगर होती, तो we would have had a lot more princes showing up their flags. Some were ready even to raise their own flags. So this is part of the story. Now, sir, I have a question very relevant because considering what is happening in Afghanistan, what was the reaction of Khan Abdul Ghaffar Khan in Northwest Frontier Province and his request to Nehruji to include Northwest Frontier Province as part of India, and Nehruji rejecting that, saying that it is far, and then Khan Abdul Ghaffar Khan saying that Dhaka is too far from Lahore. If you are agreeing to that, then Delhi is not so far from Peshawar. Yes. Kuldeep ji, this is a very, very relevant point. And, it is one of the great ironies of this period, actually. So many of the problems that we are facing today might not have existed had slight bit of, vision taken place. Again, you see, it's not for me to pass judgment on a prime minister or on his point of view. But Khan Abdul, you see, if you read the history of this period, they are very clear on this. They are standing, they visualize their future with India. The same has happened in Kashmir, the same happened in the Northwest Frontier, which you have mentioned. Now, these are mistakes which cannot be undone. You imagine, supposing we had not declared a ceasefire in Kashmir. Imagine the map of Kashmir today. All right. Supposing we had not gone to the UN. Imagine the map of Kashmir. Now, these are decisions. I'll give you one small example to how these decisions were taken. I've explained briefly in my forthcoming book and dealt with it at length in my book on Kashmir. Lord Mountbatten को मिलने जवाहरलाल जी जाते हैं, लियाकत अली वेट कर रहे हैं राष्ट्रपति भवन में, मीटिंग है लियाकत अली के साथ, और जवाहरलाल जी को मैसेज आता है माउंटबैटन जी का कि आप कम एंड मीट मी फॉर अ फ्यू मिनट्स बिफोर यू मीट द पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर. These are not
creations of the mind. These are all minutes हैं, ट्रांसफर पार में अवेलेबल हैं, साउथहैम्पटन जो माउंटबैटन फाइल्स रील्स जो माइक्रोफिल्म पर हैं, कुछ साउथहैम्पटन में अवेलेबल हैं, कुछ लंदन में, कुछ इंडिया में भी अवेलेबल हैं, 3 मूर्ति में। ये सब रिकॉर्ड्स हैं, उसके अंदर कोई ज्यादा कहानी बनाने की बात नहीं है यहाँ। नेहरू जी मिलने जाते हैं लियाकत अली को, माउंटबैटन को कहते हैं मिलने से पहले मेरे से 2 मिनट के लिए मिल लेना। वो 2 मिनट क्या होता है, वो 1 घंटा मीटिंग चल जाती है। 10 मिनट्स का टाइम दिया वाइसरॉय ने, घंटा। लियाकत अली वेट्स अप टू 11 o'clock इन द नाइट। इस 1 घंटे की मीटिंग के जवाहरलाल जी हैड अ वेरी नाइस हैबिट। आफ्टर ऑल देखिए, यू कैन नॉट डिस्प्यूट हिज इंटेलेक्ट, हिज ही मेड अ रिकॉर्ड ऑफ दिस मीटिंग विद माउंटबैटन। उस रिकॉर्ड में वो क्या लिखते हैं कि मुझे माउंटबैटन ने कहा कि भाई अगर लियाकत अली से मिलने जा रहे हो, अगर तुम थोड़ा सा यूनाइटेड नेशंस की बात कर लोगे या थोड़ा सा प्लेबिसाइट की बात कर लोगे तो वो ठीक हो जाएंगे, उनका मूड ठीक हो जाएगा। The idea of a plebiscite comes in from this historical meeting। 1 घंटे की मीटिंग में वो आइडिया जनरेट हो जाता है। फिर वो 55 करोड़ का झगड़ा पड़ा हुआ इस टाइम। तो माउंटबैटन कहते हैं देखिए पैसा तो उनका है, आप क्यों नहीं दे रहे? तो कहते हैं कि पटेल राजी नहीं है पैसा देने पर। नहीं, पटेल को मैं मना लूं। सी दीज यूजुअली कॉन्सिक्वेंटल डिसीजंस आर टेकन एट सच रिडिकुलस। सी कश्मीर का केस तो में इट वाज सिंपल ब्लैक एंड व्हाइट। The army commanders were saying कि please do not enforce a ceasefire, but we enforced a ceasefire. Then you have the problem there today. So ये usually consequential decision, मैंने कहा इस लेक्चर के दौरान आपसे कि ये बहुत पर्सनल लेवल पे ली जाती थी। ये कोई डिस्कोर्स, कोई एक यूनानिमिटी के साथ कोई कैबिनेट में ले जाना, कोई बड़े लेवल पर ले जाना, ये बाद में जाती थी, डिसीजन होने के बाद में अप्रूवल होती थी। तो यही नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर का है, यही कश्मीर का, यही और अन्य रियासतों के साथ हुआ। बड़े बड़े डिसीजन जो है पर्सनल इक्वेशन के लेवल पर ये ले लिए जाते थे, और ये गलती है शायद। अगेन हिस्ट्री इज ओपनिंग अप दीस थिंग्स नाउ। एनीवे, थैंक यू सर, बहुत ही अच्छी जानकारी, और बहुत बहुत आपका आभार प्रोफेसर रघुवेंद्र तंवर जी, प्रोफेसर जगवीर सिंह जी, और हमारे सारे पार्टिसिपेंट्स का भी। अच्छी संख्या में प्रश्न पूछे गए और बहुत ही अच्छा डिस्कशन हुआ। मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं आज की वेबिनार में भागीदारी के लिए।